चलिए सर करें स्टार्ट जी। लेक्चर नंबर 2 टैक्सेशन का फटाफट कॉपीज एंड पीडीएफ जो आपको दिया था टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक बार के लिए ओपन कर लेंगे, थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट पेपर नंबर 3। नोट कर सकते हैं क्या लिखवाया था पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। दो पार्ट है इसके अंदर बच्चे, कौन कौन सा? इनकम टैक्स एंड द जीएसटी। हमें बेसिक से पता होना चाहिए सर, दोनों इक्वल वेटेज के हैं, 50-50 नंबर के दोनों सब्जेक्ट। विद एमसीक्यू पता है 30 के आएंगे, तो आईसीआई ने बराबर कर दिया 15-15 नंबर के एमसीक्यूज हैं। सर वो कैसे आएंगे कैसे नहीं होंगे? केस स्टडी होगा, सिंगल क्वेश्चन होगा, एक नंबर का एक होगा, दो नंबर का एक होगा, वो सब बातें आपसे धीरे धीरे डिस्कस करी जाएंगी। नेक्स्ट बात आप फटाफट नोट करेंगे, हमने क्या लिखवाया था? इनकम टैक्स के ऊपर लगता है सर एक्ट, एक बेसिक लॉ है, जैसे आप फाउंडेशन से पढ़ते आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स 1930। तो मतलब अपनी नहीं चलने वाली ये एक एक्ट है जो कानून ने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को लेते हुए, ज्यादा डीप नहीं जा रहा। हम सुनते थे, अगर बचपन में याद हो, इकोनॉमिक्स टाइप में कहीं पढ़ाया जाता था 9th-10th में भी कई बार, कि 3 पावर्स होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। हम इस बात पे अभी इतना ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। यहाँ जी यूनियन लिस्ट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, उसमें एंट्री नंबर 82 है, मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मुझे इतना कुछ पता है यार, हमारा मेन मोटिव है क्या, हम इससे सैलरी या जो मेन चैप्टर्स हैं इनकम टैक्स के उसका क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, नॉलेज होना धीरे धीरे इकट्ठी करेंगे 6 महीने तक, बट पहला प्रूडेंस ये कहता है कि हमें चीज आनी चाहिए। मैं मुझे बाय बैक की सारी थ्योरी आती है, मैं पढ़ तो न्यूमेरिकल रहे हैं, मुझे इनकम टैक्स का सारा बेसिक पता जी, क्यों आया, कैसे आया, कौन कौन सी कमेटी, कौन फाइनेंस मिनिस्टर था तब ये था। आई थिंक सो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं, हम जीके नहीं पढ़ रहे, हम जीके नहीं पढ़ रहे, मुझे इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल चाहिए भाई, तो टैक्स निकालना सीख। हाँ उसके लिए आई थिंक सो मुझे नहीं मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये नहीं मतलब कि एंट्री नंबर 82 है। ये मैं बातें क्यों क्लियर कर देता हूं, कोई भी नया टीचर, हर बंदे का पढ़ाने का अपना स्टाइल है। मेरा स्टाइल ये कहता है कि बंदे को सीधा क्वेश्चन सिखाओ जो इसके काम आना है एकेडमिक्स में। मैं आपको इन्हांसमेंट नहीं कर रहा, मैं आपकी ग्रूमिंग नहीं कर रहा कि आपको ये पता है टैक्स तो सारे निकाल लेते हैं। नहीं, सारे नहीं निकाल पाते, तभी वो फेल है। टैक्स निकाल लेते होते तो पास हो जाते होते। ये वैसी वहम है। हाँ वैसी नॉलेज इकट्ठी वो करनी है, रखो, पर काम कहीं नहीं आती। इसके बाद फ्री तो हो, 2 साल करना क्या होता है आर्टिकलशिप में, यही तो होता है। जाओ क्लाइंट से मत्था मारो, देखो जीएसटी की क्या डाउट्स हैं, हमने पढ़ा क्या होता है, तभी तो कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज डिफरेंट होती है प्रैक्टिकल से। वो तो फिर एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो तो किताबों में आया ही नहीं। वो यूट्यूब वाला डॉक्टर है, पेट खोलना आता है, कहता बंद करने वाली वीडियो भी आई नहीं, कहता वो आएगी सुनूंगा फिर करूंगा। वो थोड़ा सिस्टम है। हाँ वो चीज करिए, एक्सपेरिमेंट, बुक्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा नई चीजें मिलेंगी, केस स्टडीज मिलेंगी, देन यू अंडरस्टैंड। बट आज का मेन मोटिव फर्स्ट डे से ये रहता है कि टैक्स है क्या, क्यों काम करता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। मेन बताया था, सरकार टैक्स क्यों लेती है? फॉर रेवेन्यू, सिंपल सी बात है। सरकार का एक जरिया है, वो है रेवेन्यू, सिंपल टैक्स है। और सरकार कहां से पैसा कमाएगी? चलो आप कहते हैं जी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या रोड कलेक्शन, या आरसी, या कोई सर्टिफिकेट इशू करके, वो तो करना ही करना है, वो तो होली सोली पावर ही गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, आपको दी नहीं। बल्कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट तो वो पावर भी क्या करती है, अरे किसी को शिफ्ट आधार कार्ड पहले आप बनाते थे, आप मतलब आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, संपर्क आप सुनते होंगे, पंजाब में सेवा केंद्र बने हुए हैं, तो उनको दे दिया। सारा काम तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती ना। रोड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये आगे टेंडर प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। सरकार खुद तो नहीं अपना रोड लेके सारा सामान लेके सड़कें बना रही, टेंडर्स हैं, सारा काम टेंडर्स पे चल रहा है, मतलब कंट्रोल गवर्नमेंट द्वारा। तो टैक्स तो मुझे चाहिए चाहिए आपसे। फिर बात आई इनकम टैक्स बोल रहे हो, मैंने रिसीट टैक्स नहीं कहा, आप लोग को नहीं समझा था। रिसिप्ट मतलब पैसा आना। अब आप मुझे 10 लाख रुपए दे जाते हो तो मेरी इनकम थोड़ी है, मेरी इनकम थोड़ी है। मैंने किसी से अपने अकाउंट में 10 लाख की एंट्री करा ली, हाउ कैन यू से दैट कि ये इनकम है? ये भी रिसीट है। मैं उसको प्रूव करूंगा कि रिसीट है नहीं है, क्यों नहीं है, कितना खर्चा है। बट अब इस पे छोटा सा सेक्शन और टेक्निकल लेवल का ऐड कर देता हूं। सर अगर इनकम टैक्स ने आपको पकड़ लिया और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी, ये 10 लाख कहां से आए, कॉमन सेंस है, और हम लोग इसको प्रूव नहीं कर पाए, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। देन मेरा आंसर भी चेंज हो गया, मैं अभी इनकम से भी चेंज हो गया। देन उसको हम मानते हैं जी डीम्ड इनकम। क्या वर्ड है? डीम्ड। डीम्ड क्या होता है? हम मान लेंगे, मैं कहा मेरे नहीं है, याद होगी, तेरे खाते में एंट्री आई, तुझे ऐसे हर बंदा 10 लाख देता है। मैं कहा नहीं, ऐसे तो कोई कराता भी नहीं किसी अकाउंट में जमा, फिर तेरे पास ही क्यों आई?
मैं कहा पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है, ये कोई कारण नहीं बना क्या चक्कर है क्या नहीं है। देन पॉइंट आया, वो अलग पॉइंट है, थोड़ा जाके पहले चैप्टर में आ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड मनी। मैंने आपसे, कोई इनकम टैक्स वाले गुंडागर्दी थोड़ा करते हैं, लोगों को डराया जाता है तो ऐसे कर देंगे वो कर देंगे। और भाई मैं तो कह रहा हूँ एक सिंपल फादर मदर भी आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर आप आंसर दे देते हो आई थिंक इट्स ओके। मैंने आपसे पूछा तेरी क्लास 2 बजे खत्म होती है तो शाम को 5 बजे आया, कहाँ था? कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? आप घर को क्लेश करो, ला अब मेरे पे चेकिंग होगी ये होगा, आई थिंक सो पे थप्पड़ खाओगे खाओगे। साले जो पूछा उसका जवाब दे कि 2 बजे क्लास खत्म हो गई, मैसेज आ गया सर का, क्लास लीव हो गई, तू 5 बजे आ रहा है, मैं दोस्त के साथ था, लीव इट, बात खत्म। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है किस दोस्त के साथ था? दोस्त महिला मित्र है, कौन है, तो शक की बात है, पूछूंगा ना। ऐसी एओ, आईटीओ, कमिश्नर नॉर्मल आया, तेरे अकाउंट में 10 लाख की एंट्री आई, कहां से आई? मुझे नहीं पता, थप्पड़ खाएगा। साले तेरे अकाउंट में पैसे आ रहे, मुझे नहीं पता। तो क्या ट्रैक करो सर, निकालो जी किसने कराए, पूछना पड़ेगा। सबके अकाउंट में कौन कराता है, पूरी कुंडली निकलाएगी, अकाउंट में आई है, यही नहीं पता किसने करवाई है, कहां से आई है, किस आईएफएससी कोड से आई है, पूरा रिकॉर्ड है। फिर निकल भी आएगा बंदा कौन है, निकल भी आएगा बंदा कौन है कि इसने कराई है जी, क्यों निकाली है, फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम तो चेक करेंगे कि 10 लाख किससे ड्यू थे। अब तो मुकर रहा है सर यहाँ कि मैं तो लिए नहीं जी, मैं जानता नहीं, वो तो फिर हमारा काम है ना। वो उसको बोलते हैं इंग्लिश में शो कोज नोटिस, एससीएन, आपको नोटिस भेजते हैं। तो उल्टा पूछ के जब पेरेंट्स कहे जी तू एक कारण बता तुझे क्यों ना मारे, ये नहीं कह रहे तुझे छोड़ दे, तू एक कारण बता दे तुझे क्यों ना मारे, भाई कारण तो वैसे कोई है नहीं, मारी दो फिर लगाओ थप्पड़ और क्या। अब आप खुद ही आगे आगे आज भी पता है अपने को, कारण ऐसा है नहीं, मैं क्या बताऊं, बता नहीं सकता, बात खत्म होती है फिर। तो सिंपल सी पॉइंट एओ के पॉइंट से या डीम्ड इनकम, ऐसे कई पॉइंट्स आते हैं। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, वो आपने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो हमने, कहना चाहूंगा हर जगह बड़ियों में 2 जगह ही पैसे खर्च करते हैं हम लोग, एक घर पे और शादी पे, वो तो कहीं लगाते नहीं है, फिर कहेंगे ये मारे खा लें, कुछ नहीं। बच्चा को पैसे 2 लाख मांग ले, कहाँ तुझे पता जहर खाने को पैसे नहीं है, तू लगा 2 लाख का, कहते बिजनेस में काम चला रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कस्टमर, दुकान खोलनी पड़ती है, कहते गला पाया टोल बजाना पड़ेगा, हंस के भी जाओ या रो के भी जाओ, कुछ नहीं है, कमाई कमी नहीं है। जो घर बनाने की बनाई 10 करोड़ का प्लॉट ले लिया पंचकुला में है, मैं गरीबी में खेलता रहा, 10 करोड़ का प्लॉट ले रहे हैं ये, शादी में 3-3 करोड़ 4-4 करोड़, ये कहाँ से आए तब, उनको पता है यहीं पे लगाने। फिर इस पे भी इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल आपको सर्वे बताऊंगा, मतलब हमारा काम ना, आप कंपेयर कर लेना, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि ये क्यों आया, पता है पॉइंट, इसके पीछे क्या लॉजिक था, या 20 साल रिलायंस टैक्स फ्री कंपनी रही तो पी चिदम्बरम या धीरू भाई अंबानी की क्या लड़ाई रही, वो सब बातें अच्छी लगती हैं सुनने में। वोडाफोन का केस क्या रहा, कैपिटल गेन में वोडाफोन को क्यों इंडिया कवर करा गया, वोडाफोन इंडिया की कंपनी नहीं है, अगर आपको पता हो, नीदरलैंड की कंपनी है। कभी इससे पुराना नाम पता है किसी को वोडाफोन का? हद हो गई है, मुझे ऐसे भी होता है मैं ही बहुत पुराना हूं। वोडाफोन का पुराना नाम हच, नाम सुना हच? नहीं सुना किसी ने भी नहीं, और यार नेट पे सर्च करना बाद में। हच, एक डॉगी का नाम सुना है पग, वो साला उसी ने मशहूर करा है। उसकी एड में कभी पुरानी एड यूट्यूब पे मिल जाए, आप हज की एड देख के डर जाएंगे, कोई बात ही नहीं हो रही, कुछ नहीं, बस कुत्ता ज्यादा घूम फिर के चला जाता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कुत्ता मशहूर उसने करा जी, हचिसन, एक्चुअली द कंपनी हचिसन, ये भी फॉरेन में थी, वो इंडिया में काम कर रही है, करते हैं कंपनीज, फॉरेन की कंपनी इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में आई, उसके पॉइंट से हो गया। अब बाहर ही बैठी किसी कंपनी वोडाफोन, नीदरलैंड की, उसने एक्वायर कर लिया हचिसन को, बाहर ही बैठे एक्वायर कर लिया। अब बाहर वाली कंपनी जब मेरी हो गई तो फिर इंडिया वाली कंपनी भी मेरी हो गई, रीजन सब्सिडरीज कंसेप्ट। आप कहते कोई कैपिटल गेन नहीं, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर, कैपिटल गेन चैप्टर है एक, अगर ट्रांसफर होगा उसमें कैपिटल गेन लगता है, कहते इंडिया में कहां ट्रांसफर होता है, बाहर ही बाहर किसी कंट्रीज में ट्रांसफर हुआ, वो कंट्री आपसे क्या ले ले, टैक्स, इंडिया को तो लिंक नहीं बनता। फिर कैपिटल गेन क्या मानेंगे, परिभाषा डेफिनेशन, उसके अंदर ट्रांसफर वर्ड है, क्या बड़ा है, ट्रांसफर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर, वो चेंज किया गया, इवन द राइट्स एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट होता है राइट पैदा होना, राइज होना,
बाहर बैठा के कोई कंपनी खरीद लेता है, उसका इनडायरेक्टली राइट कहां पे आ जाता है? हिंदुस्तान। फिर तो यार तू बाहर बैठा हिंदुस्तान कंट्रोल कर रहा है, पैसे तुम यहां से कमाते हो। हमें इधर 10,000 करोड़ का किसी टाइम केस चल रहा था, किसी टाइम। और आपको पता है पहले केस जाएगा हाई कोर्ट, देन जाता है सुप्रीम कोर्ट। अपने यहाँ भी कोर्ट्स हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी में भी कोर्ट्स है, ज्यादा नहीं है, 4 स्टेजेस है। जैसे आप नॉर्मल सुनते होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला चले गए, देन केस रेफर्स टू द हाई कोर्ट, देन केस 95% केसेस आर क्लियर इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट में है, पता है, यूटीज में एक, पता है आपको, चंडीगढ़ में एक है। देन 5% केसेस आर ओनली रेफर टू सुप्रीम कोर्ट। भाव पूरे इंडिया के 5%, हर स्टेट के 5-5% डायरेक्टली कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट। पागल हो जाएंगे वो। हर बंदे को सुप्रीम कोर्ट की एंट्री दे दी, खत्म। हिंदुस्तान में कितनी सुप्रीम कोर्ट है? अच्छा, मत पता नहीं चल सके, कह दो कि अब कम पड़ रही है और बनाएंगे। एक ही है, वहां वेरियस नंबर ऑफ कोर्ट्स आर देयर, अगर आपको पता हो। सेम अपने यहां पे ऐसा ही है। इनकम टैक्स में 4 स्टेज हैं। सीआईटी अपील्स, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, ये नॉर्मल कमिश्नर नहीं है, ये सिर्फ केस डील करता है। अपील, अपील कर दो या एओ कर दे कि मुझे बंदा खराब लग रहा है, या मैं कह दूं मेरा केस गलत फंसाया गया। फिर आता है आईटीएटी, आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल, उससे हाई। फिर उसके बाद केस जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यही वाली है, बट जज अपने वाले बैठते हैं, जिनको नॉलेज होगी। नॉर्मल क्रिमिनल का जज को मार दो, मार दो, क्या चोरी करी है, मारना क्यों है, टैक्स की बात हुई है, अनपढ़ आदमी, उसको नहीं पता। अपने वाले बंदे बिठाओ, वकील अपने वाले होंगे। इवन सीएस आर रिप्रेजेंटेटिव देयर। हम ही बात करते हैं, बट ये प्रोसीडिंग्स अब चेंज हो चुकी हैं। नाउ दे आर ऑनलाइन, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, बाय वीडियो कॉल हो रही हैं, कुछ भी नहीं। और आपका ये भी नहीं पता, अब जो नया अमेंडमेंट आई है बहुत तगड़ी, अब तो ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर। अब ये नहीं पता आप असेसी हैं पंचकुला के या नॉर्थ चंडीगढ़ किसी के, अब आपका केस कहां लग जाए। आपका जो एओ हो, आपका जो एपलेट हो, चाहे कर्नाटका का, वो बोलिएगा इल्ले, मैं क्या बिल्कुल इल्ले, अपने को समझा रहा। देन आपको ट्रांसफॉर्मर उठाना पड़ेगा, बैड भाई ट्रांसलेटर, बोल मेरे भाई, ये क्या वेलकम बोल रहा है, हम तो वेलकम सर कह रहे हैं, पता ही ना, अपने को नहीं समझ आएगा। वो आप कहोगे ये तो समझ नहीं आती, बंदा बैठाओ ट्रांसलेटर, क्या होगा, इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश आती है। जैसे आज भी हम अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं सारे, आप कॉन्वेंट में, आईसीएससी में, सीबीएसई में, कस्टमर केयर फॉर्म लाते हैं तो वो कहता है जी इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं, हम 2 ही दबाते हैं, कोई कमी रह जाए नहीं, अपनी अंग्रेजी ओके, शायद उसको ना आती हो, हमें डाउट रहता है। मैं क्या नहीं, ऐसे सारे पैसे तेरे यही खत्म जब 2 दबाते हैं, इतना पढ़ाने का तेरा फायदा क्या हुआ? कहता जी कंप्यूटर बोल रहा है, शायद कोई बातचीत ना समझ आए तो हम 2 ही सुन लेते हैं। कहीं तो मेरे जैसे भगत होते हैं, पंजाबी जान दे यार, तो डी आई डी आई की नहीं आई, नहीं आई। तो हर बंदे का स्टाइल है। अब वहां पे वीडियो कॉल के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप सीए हायर करते हैं, बल्कि कई सीएस अब नया प्रोफेशन चूज कर रहे हैं एज अ ओनली रिप्रेजेंटेटिव। वो सिर्फ अपील्स में डील करते हैं। आप करो इनकम टैक्स का काम, आप करो जीएसटी का काम, आप करो कस्टम का काम, मेरा माहिर, मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ केस में है। अब केस होते हैं बड़े बड़े सर, आपका केस लग गया, कॉमन सेंस है, आप इनकम टैक्स भी कर रहे हो, जीएसटी भी कर रहे हो, क्लाइंट्स का भी डेटा मेंटेन कर रहे हो, अकाउंटिंग तो बेस ही है हमारी, अकाउंटिंग के बिना कहाँ सब शुरू होता है। आप केस पे इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, मेरी एक्सपर्टीज है। अब रोज ही काम तो करते हैं, एज एडवोकेट लगा लो एक तरह का, बट वो सीएस है और इसकी प्रैक्टिस है, इसका काम सीखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अपील वर्क। अपील वर्क देखो एक्सपर्टीज है, पूरे पंचकुला चंडीगढ़ आपका टाई अप हो, कितने सारे सीएस हैं, मैं कह रहा हूँ जी कितने सारे सीएस हैं, एक एक केस भी आप संभाल नहीं सकते। सारे सीए गलती से आपको एक केस भी दे देना, पूरे साल का, महीने का नहीं करा, तब भी आप निकाल नहीं सकते, इतने सारे केस हो जाएंगे। क्योंकि वो चाहते हैं खुद की, यार सारा काम आजकल ना लोगों को पता चल गया, हर बंदे को पता चल गया, मुझे पता चल गया, सारे काम मैं नहीं कर सकता। मैं कहूँ मैं ये भी पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ा सकता भाई, एक दो सब्जेक्ट है वही कर लूँ, बहुत इसके लेक्चर्स बहुत हैं, इसको ही मैनेजमेंट बहुत है, इसके डाउट बहुत है, कहाँ पंगा लोगे, फिर तो पढ़ाई पढ़ाया जाएगा, डाउट नहीं लिए जाएंगे, चेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सेम सीएस को पता चल गया कि क्यों पंगा लेना,
अपील वर्क वो कर रहा है, लड़का अच्छा कर रहा है एंड वो माहिर है इस चीज में, पूरी फाइल तैयार करेगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, उसका प्लेटफॉर्म है वो। हमें नहीं पता, हम तो देसी चलेंगे। फिर क्लाइंट का नुकसान और फीस एक से ये बड़ा शानदार हो गया, आपको भी कभी शानदार होना पड़ेगा। किस बात पे? आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं किसी से काम करवाता हूँ, इस सोसाइटी रजिस्टर करनी है, उसने मुझे बोला 50,000 लगेंगे, मैं कहूँ जी नहीं 40 ले लियो, क्यों बोलूंगा मैं थोड़ा 50 देना है, क्लाइंट से लेके देना है। तुम टेंशन ले रहे हो, कोई चिंती करते हैं, गरीबी मन से जाती नहीं ना। मैं कहा भाई साहब 50 मिलेंगे, 51 मिलेंगे, काम 10 दिन में कहा क्लाइंट ने, हफ्ते में होना चाहिए। कहेंगे 10 दिन पता होता है, पकड़ा के हफ्ते में देना है, पहले ही ज्यादा कह दे। एंड मैंने क्लाइंट से 80,000 लेना, क्या दिक्कत क्या है? 30,000 मैं भी तो खाऊंगा, सिंपल सी बात है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, चिंदी काम उसको 40 वो करेगा ही नहीं। यार अगले का एक स्टेटस है, अगले का काम करने का स्टाइल है। मुझे क्या पेरेंट्स का फोन आया टीचर का, ये अपना बच्चा है फीस कम कर लियो, मैं क्या कम कर लेते हैं सर, 96 से 90 ले लूंगा, 6,000 आप पेटीएम कर दो भी, कमी करें और क्या कर रहे हैं आपने ही कहा, अभी थोड़ा कि मुझसे मत लियो फ्रांस ने करियो, मैं तो 96 पूरे करने हैं, मेरा खर्चा कौन करेगा? मैं कह 96 क्यों देने, 80 दे के जाओ, बुक्स स्कैनर स्कॉलरशिप कोई नहीं, वो आप कर ले, 16,000 मुझे पता पास होएगा, मैं आपको विश्वास है फेल होएगा, देखो आपको विश्वास है फेल होएगा, मुझे विश्वास है पास होएगा। अगर मेरे फादर ने पूछा, मैं शाम को मिलने जाते जाता हूँ, कहते फिर बनेंगे इस बार 31 चेक, मैं कहा हाँ जी बनेंगे, तो बड़ी बात होगी। मैं कहा कमिटमेंट करिए, करेंगे, आप क्या दिक्कत हो रही है, घबरा हो जाएंगे। अब 2 लाख रुपए के चेक जाने जी क्या जरूरत है, यहाँ कमरे में निबेड़ देते हैं बुला के, ये हुआ जी ये हुआ हो गया, कोई बोल रोलेगा, सारे बच्चे जानते हैं। नहीं कमिटमेंट हुई है तो करनी पड़ेगी। मैं कहा आप सोचिए जो मेरे फर्क नहीं, हमें पहले निकाल के बैठे, पता था पहले दिन पता था देने पास होंगे। अब ये थोड़ा कि मुकर जो अपनी बात से यार हैं, ये 2 लाख का शरेआम खर्चा दिख रहा है अभी 3 दिन बाद, और 2 लाख पार्टी पे लग से 4 साढ़े 4 लाख रुपए, फिर क्या जरूरत है, रहने देते हैं। पर कमिटमेंट तो कुछ चीज है, अब बोल दिया तो बोल दिया ना, क्या आंसू की तरह भागेंगे, लिए हैं और उसी फीस में लिए हैं, ज्यादा भी लिए। मैं कहता हूँ ज्यादा फीस ले ली होगी तो क्या आंसू दे देंगे, नहीं भाई सेम है, तो कोई तो फर्क रखा होगा हमने, मैं कोई और देता है। थोड़ी चंडीगढ़ लेवल पे पता करो, हालांकि पास होने पे 11 रुपए भी दे दे, या 2100 रुपए सिंगल ग्रुप, बोल दो क्या, मुझे इस बात का मान थोड़ी है, हमें खुशी है कि बच्चे ने अचीव किया, रिवॉर्ड पॉलिसी है, डिस्काउंट पॉलिसी नहीं है। मैं थोड़ा कहता हूँ कि मान है मैं ही दे रहा हूँ, नहीं बाकी दे दो फिर, वो पहले आपको देते हैं फीस माफ करके, अगले की इच्छा, उनके लिए सारे बराबर है, फीस उस माफ वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। नहीं पेबल कर सकते, कोई एनी कारण है, आप बैठते हैं टेबल पे बात करेंगे, उसको कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज लगे ये भी मत देना, लिखा के ले जाओ वापस ले जाओ, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। मैं तभी किसी कारण की गारंटी दे रहा हूँ सर, वारंटी तो मैं बोलता नहीं। मैं आपको कल 3 4 बताई थी, रेगुलर होना है, टेस्ट देने हैं 5 सिलेबस, जो मतलब बाकी बच्चे कर रहे हैं आपने करना है, फेल हो जाए फिर मैं आपसे फेस करने की वैल्यू रखता हूँ, सामने बैठ मेरी बात कर। अब होंगे नहीं सर, मुझे पता है, आपके एमटीपी, आपके पार्ट सिलेबस, आपकी अटेंडेंस, आपके बैकअप सब कवर्ड, सब ओके, तो क्यों फेल होगा? क्वेश्चन मार्क की वो जगह तो दो, जगह ये क्लास में कभी आया नहीं, जगह ये मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, फिर मुझे तेरे बारे में क्या सपना आता है? इवन मेरा बच्चा भी हो गई, मेरे से पढ़ा है +2 फाउंडेशन, वो क्लास नहीं आएगा, मैं कैसी गारंटी दूंगा, होएगा फेल वो। आप रेगुलर आ रहे हो, एकदम से आपने चेंज कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मटेरियल सारा आपके पास है, आप पास भी हो जाएंगे, और बड़े आराम से, आपको फील भी नहीं होना कि बहुत ग्रुप था, निकल भी गया। हाँ चलना कंसिस्टेंट है, ये सोच के मत पड़ा करो कि ये करना है वो करना है, इतना टाइम रह गया, आपका काम थोड़ा यार, मेरा काम है। मैं हमेशा क्लास में आने से पहले या इतने दौरान लेक्चर्स में क्या कहता हूँ, आपसे पहले मेरा रिजल्ट है, बस जिस दिन ये बात समझ गए ना, ये कहते नहीं आप कहते नहीं कि वो कारपेंटर को, इस बंदे को फोन करते हो भाई मेरा काम है, ये मेरा पर्सनल काम है, तो इसका ध्यान रखियो, मतलब कोई शिकायत नहीं चाहिए, वही वो मेरा काम है। आपका तो बाद में यार, बच्चा तो मैं मुंह पे कहता हूँ मन समझा लेगा, 3 महीने में फिर पेपर दे देगा, मैं नहीं बिठा सकता उसको। मैं वो अगर आया मेरे पास, फर्स्ट टाइम आया, फ्रेश केस है, वो खराब क्यों होगा? अनलेस आप खराब करें या कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए, बंदा बीमार हो जाए, डेंगू टाइफाइड हो जाता है, लास्ट टाइम बच्चे हमारे 2 खराब हो गए, बट फिर भी वो कर गए, एनी हाउ बैठ गए, एंड एक ग्रुप लेकर गए, एक रह गया, एग्जामिनेशन ले गए। पेपरों में जी 103 बुखार में बच्चा पेपर लिख क्या रहा है, 103 बुखार में, कि मैं जाना है सर, कुछ भी लिखाऊंगा, एमसीयू कराऊंगा, कुछ भी कराऊंगा, कुछ तो लिख के आऊंगा, 40 45 ग्रुप निकाल के चलो। अब ग्रुप 2 में अब दे देगा, फर्क तो है, वो चीज ना हो जाए। आपको कितना समझाता हूँ, आपको याद होगा, मई वालों को समझा रखा है, मैं ना पार्टियां खाओ, ना आप शादियां जाओ, ना फलाना ये करो, 2 महीने आप बेल लो, जो मर्जी कर लियो, कोई नहीं आपको रोक रहा।
बट अभी के लिए तो फिर प्रूडेंस लेके आनी पड़ेगी, और डे वन से सिस्टम बनता है ये नहीं कि 6 महीने मैच मस्ती करते रहे, किताबें खोली नहीं, एकदम से 2 महीने पहले हाँ जी ब्रांच कहाँ है, ब्रांच अकाउंटिंग कैसे करती है, इनकम टैक्स क्या होता है, नहीं नहीं, वो स्वाद ही नहीं आएगा। अब दोबारा से फटाफट नोट करो, मेरे सामने मुझे पढ़ के बताओ, हम फिनांस एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं। देखिए पहली बार बोला, पूछा मैंने आपसे 2024, व्हाट इज मीन बाय 2024, ये किस ईयर के लिए एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर 24-25। एक दिक्कत आ गई थी ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम फाइनेंशियल बजट, एक नया वर्ड बोल दिया, कौन सा, इंटरिम फाइनेंशियल बजट, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया 22 जुलाई, मैं 22 बोल देता हूं, एक्चुअली 23 था, बट उन्होंने फिर क्या करा, मार्केट में बड़ा हाहाकार सा मच गया, आपने देखा होगा, बड़े रील्स, ठीक है, बड़ी वीडियोस मार्केट में आ जाती हैं आजकल, लोग करंट टॉपिक्स पे बड़ा जल्दी बना देते हैं कि ये क्या चक्कर है जी, मैं तो कंफ्यूज हो गया, 22 जुलाई से पहले कोई प्रॉपर्टी बेची तो क्या करना है, 22 जुलाई के बाद बेची तो क्या करना है। तो इन्होंने कुछ ना FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि डाउट में रहो मत रहो, ये चीजें हो जाएंगी अगर 22 जुलाई से पहले, सुन लेना मैं आपको करेक्ट बता देता हूं, ये मेन डाउट किस पे आया था पता है, सिर्फ एक चैप्टर पे, सिर्फ एक चैप्टर पे आया था, वह कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टीज, एसेट्स, ज्वेलरी, शेयर्स, उनको लेके, अगर 22 जुलाई से पहले बेचोगे तो पुराना रेट, थोड़ा मुसीबत आई जाती है, बड़ी अजीब सी डेट है, 23 जुलाई, ऑन और आफ्टर बेचोगे तो नया रेट। मैं कहा ओके क्लियर, बट फिर टांग अड़ा दी, किस बात पे, चलो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इमूवेबल, लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, जो ये लैंड एंड बिल्डिंग बोथ है, अकेली लैंड प्लॉट है, क्लियर हो गया, उसके केस में चलो अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक ऑप्शन दे देती हूं, आप 2 बार टैक्स निकाल लेना, एक बार ओल्ड स्कीम से, एक बार जहां लोअर आया वो पे कर देना, ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं क्या, मैं मेरे पास शेयर्स हैं, लिए थे 2020 में, कोरोना टाइम में सस्ते मिल गए थे, आज बेच रहा हूं, कुछ बेचे 22 जुलाई से पहले, कुछ बेचे 22 जुलाई के बाद, कहते कोई फर्क नहीं है, 22 जुलाई से पहले वाले का पहले वाला रेट, बाद वाले का बाद वाला, हाँ टैक्स निकालना अभी भी नहीं सिखाया, वो तो अलग चीज है, रेट बताया तो टैक्स निकलेगा कैसे, दिस इज अ डिफरेंट इशू। फिर आया प्रॉपर्टी, चलो अगले एग्जाम्पल है, मैं मेरे पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी ली थी किस टाइम, अपना 2001 में, 2002 में, कोई बात नहीं, कब बेच रहे हो, मैं वही मैम 22 जुलाई से कुछ पहले और बाद में, सेम 22 जुलाई से पहले बेची पुराना रेट, बाद में बेची तो नया रेट, अब मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पुराना रेट था 20%, नया रेट है 12.5, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, याद हो जाएगा, मेरा काम है। फिर आया जी चलो तीसरी, मेरे पास घर है मैम, घर है या कोई बिल्डिंग है, शोरूम है, मैंने वो बेचा, कब, मैं 22 जुलाई से पहले या 22 जुलाई के बाद, कहते चलो अक्वायर कब किया था, अक्वायर कब किया था, लिया कब था, मैं ऑब्वियसली अभी बेच रहा हूं तो पहले लिया होगा 2021 में, हाँ पुरानी प्रॉपर्टी है, मींस पुरानी प्रॉपर्टी है, मतलब मैं आपसे कहूंगा अगर आज मैंने प्रॉपर्टी ली, आज सेम डे, आज ले लिया कोई प्लॉट, आज ले लिया पंचकुला में, क्या तारीख है आज, 12 तारीख, 4 करोड़ का प्लॉट ले लिया, ध्यान सुनो, आज प्लॉट लिया कितने करोड़ का, 10 दिन बाद कोई कस्टमर आ जाता है, 4.5 करोड़ में बेच दिया, 4 करोड़ 50 में, 10 दिन बाद रेट बढ़ गए, कॉर्नर था, मैंने निकाल दिया, कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, सबको क्लियर है, 50 लाख इज माई प्रॉफिट। पॉइंट ये है, रेट कौन सा लगेगा, ओल्ड या न्यू, अब ऑप्शन है कोई, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अब ऑप्शन लिया ही अब है, अब तो तू पढ़ा लिखा बंदा है, 23 जुलाई के बाद ले रहा है, बेचा तो फिर बाद में होगा, तो अब ओल्ड वाला कोई सीन नहीं, मतलब ये ओल्ड वाला सिनेरियो कब कब आया, जब जब प्रॉपर्टी 2024 से पहले की है, 23 या चाहे 21 जुलाई की आ जा, ज्यादा दूर ना जा, बिल्कुल मौके पे रहते हैं आप, 21 जुलाई 24, 22 जुलाई आ जा यार, क्या चक्कर कर दिया, ऑन एंड क्या था, बिफोर, ऑन और बिफोर, मैंने पता नहीं निर्मला सत्रह अगले दिन क्या बोलना था उसने, 23 जुलाई को, मैं 22 तारीख को एक प्लॉट लेके हटा हूं, जस्ट सेम अभी 1 डे बिफोर, बस मैं प्लॉट लेके हटा हूं, रजिस्ट्री करा के हटा हूं 4 करोड़ की, आज बेच रहा हूं, आज बेच रहा हूं, तो पहले तो वहां पे एक पॉइंट आता है जी, गेन कौन सा है, मैं अब तो आप गेन पे आ गए,
नहीं, वो लो है ना जो हमने कहा 2 बार ऑप्शन दी है, वो 2 बार ऑप्शन तब दी है अगर गेन है लॉन्ग टर्म। कौन सा? अब कॉमन सेंस है, एक लॉन्ग टर्म है तो एक शॉर्ट टर्म होगा। अब बच्चा कहता है ये तो नया क्वेश्चन आ गया। मैं कहता रहा हूँ टेक्स्ट पढ़ना आसान थोड़ा है, आपको दिमाग लगेगा कि बात कहाँ चल रही है, थोड़ा आराम से भी चलना पड़ेगा। देख रहे हो आज थोड़ा आराम से सुनेंगे क्या चल रहा है क्या बात है। लिखने से सारी बातें क्लियर नहीं होती जितनी दिमाग डेवलप होना चाहिए सुनकर। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर पा रहे हैं, मैं फिर लाइन पे आऊंगा, याद हो कितने अपलोड था, हाँ 4 कहा था आपने, वो दिमाग के अंदर जा रहा है, दिमाग बढ़ता है इससे। तो पॉइंट आया, ये जो आपको 2 बार ऑप्शन दे रहा हूँ ना ओल्ड और न्यू, ये तब दे रहा हूँ अगर गेन कौन सा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पे ऐसा मेरा कोई सीन, उसका कारण बता दूं, एक मजेदार कारण बता दूं। शॉर्ट टर्म में रेट चेंज ही नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म पे प्रॉपर्टी पे पहले भी रेट था स्लैब रेट, क्या बोलते हैं आज लिख पाऊंगा। एंड न्यू में भी क्या रेट है स्लैब। मतलब 22 जुलाई से पहले भी स्लैब रेट था, 22 जुलाई के 23 जुलाई के बाद भी स्लैब रेट। तो बच्चा कहता फिर तो चिंता ही क्या होगी, आंसर चेंज हो गया। तो एक ही केस के कितने केस बन गए, अभी ली प्रॉपर्टी अभी बेची, पहले ली प्रॉपर्टी अभी बेच दी पर शॉर्ट टर्म है। अब बात आती है प्रॉपर्टी ली थी 2021, थोड़ा पुरानी कर देते हैं 21, बेची आज। अब बेची आज कब, मैं देखो पहले ही बेच दोगे फिर तो लड़ाई आनी नहीं चाहिए, तो फिर तो पुरानी रेट। अगर ली प्रॉपर्टी पहले और बेची कब 23 जुलाई या उस दिन के बाद, देन सरकार कहती तुम्हारे लिए ऑप्शन है। सिर्फ एक केस में ऑप्शन है, दोबारा बोलेंगे, प्रॉपर्टी ली हो पहले, बेची कब हो 23 जुलाई के बाद, एंड लॉन्ग टर्म हो। दूसरा पॉइंट ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी हो पहले ली हो, पहले मतलब कभी भी, बेची कब हो 23 जुलाई 24 के बाद, एंड लॉन्ग टर्म हो। अच्छा लॉन्ग टर्म हो, अब लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ होती है 2 साल, और मजा लेते हैं। अब जब से प्रॉपर्टी लेंगे 2 साल काउंट कर लेना, तो मैंने जान के 21 ले लिया, 21 से 24, समझदार है। वैसे 2 ढाई साल तो बनी गए, 2 साल तो बनी गए। तो मैंने जान के एग्जांपल ली, देन द असेसी, कल बात आई थी, हैव एन ऑप्शन, नॉट मैंडेटरली, नॉट मैंडेटरली। आप ज्यादा टैक्स देना चाहते हो दे दो, मना टैक्स ज्यादा देने में रोकता है, कम देने में पूछते हैं कि भाई तेरे 2 ऑप्शन बनते थे, दो में तेरा ये लोअर बनता है, ज्यादा से ज्यादा इतना दे सकता है। और आप अभी जजमेंट मत कीजिएगा कि शायद पहले वाले में फायदा होता होगा, नए वाले में फायदा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक कैलकुलेशन करके ही पता चलता है कि कॉस्ट कैसी है, पुराना प्लॉट था कितने का और बिका कितने का, और ये भी फर्क पड़ता है लिया कब था और बेचा कब है। मतलब सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्विंग देयर। ओके, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा, चेक करिए प्रीवियस ईयर, चेक करो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या बताया था, मुझे जल्दी बताएंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या बताया था, दैट ईयर, जल्दी बोलेंगे, दैट ईयर जिस ईयर असेसी ने पैसा क्या करा है बच्चे, कमाया है, बोलो सही बोल रहा हूं। नेक्स्ट बढ़िए कौन सा था, जल्दी बोलेंगे, असेसमेंट ईयर, फटाफट चेक करेंगे। असेसमेंट, दैट ईयर इन विच एसएससी पे टैक्स ऑन द अर्न्ड इनकम विच अर्न्ड इन, किसमें प्रीवियस ईयर, कौन सा, एक ही बोलना 24-25। फिर मैंने कुछ लिखवाया, अभी आप इतना बोल रहे थे, अभी इतना बोल रहे थे, नहीं 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 नहीं, जिस साल पैसा कमाओगे उसका टैक्स अगले साल जाएगा। इतने में हमने अपना आंसर बीच में घुसा दिया। 5 एक्सेप्शंस हैं जिस केस में टैक्स उसी साल लिया जाएगा, इवन दो ये एक्सेप्शन थी कि प्रीवियस ईयर का टैक्स कब जाता है असेसमेंट। तो 5 केस, 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। पढ़ लो क्या है, मींस टैक्स पेड इन सेम ईयर इन विच असेसी अर्न्ड इनकम। 5 केस हैं, जल्दी एक रीड कर लो, रीड कर लो फटाफट, जल्दी कर लो। आदित्य एक और ऑफ करिए, और इधर से पहला बोल, जल्दी रीड कर लीजिए फटाफट, बाद में ऑन करना होगा, 2 मिनट फटाफट रीड कर लीजिए बच्चे, जल्दी कर लिया, पढ़ लो। शिपिंग बिजनेस ऑफ, बोल ही दिया, एनआर ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, शॉर्ट फॉर्म में आर बोलेंगे रेजिडेंट, एन आर बोलेंगे नॉन। अगला चैप्टर इसी के ऊपर है, हाउ कैन यू मेजर, हाउ कैन यू चेक वेदर द पर्सन असेसी इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बच्चों ने इकोनॉमिक्स में +2 लेवल पे माड़ा मोटा सुना होता है 182 डेज और मोर इन इंडिया।
वहीं से रेफरेंस ली है, बट थोड़ा टेक्निकल है, आईसीआई में चलेंगे उसको लेके, बट जल्दी खत्म कर देंगे, ज्यादा काम नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर बिजनेस आप क्या कर चुके हैं बच्चे, डिसकंटिन्यू, तो मैं कहता मे एओ अपनी ऑप्शन पे देखेगा क्या टैक्स अभी लेना है या अगले साल भी ले सकते हैं, भाग तो नहीं रहे, बिजनेस ही बंद किया, कभी तो दुकान खोलोगे, कोई और काम करोगे, उस जगह पे कोई कुछ तो करोगे। नेक्स्ट वन, एओपी बीवाई फुल फॉर्म पढ़ो, ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने एग्जांपल दी ज्वाइंट वेंचर एग्जांपल, एंड बॉडी ऑफ, अभी लिखूंगा इंडिविजुअल फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, मैंने एग्जांपल दी वो ट्रेड फेयर। आप दिल्ली बॉम्बे गए, अभी एग्जीबिशन नहीं लग रही क्या होली वगैरह पे, और रंग वगैरह पूरी स्टॉल लगा के लोग सामान बेच रहे हैं, तो हम 10 लोग इकट्ठा हुए, एक अच्छे लेवल का सामान ले आए और हमने सेल्स करी, पैसे कमाए, आपस में बांट लिए, सिंपल। एंड जो दुकानदार के बाहर दुकान लगाई, इसको किराया वगैरह दे दिया, जो भी मतलब हम कर सकते थे, बट वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, बीओआई फॉर्म्ड हुआ, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उस पर टैक्स उसी साल लिया जाएगा। मैं अगले साल फिर आएंगे होली, अच्छा फिर आएंगे, नहीं 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 नहीं, इसी साल इसी टाइम इसको खत्म करके जाइए, अगर आप टैक्स इंप्लीकेशन में नहीं पढ़ना चाहते। नेक्स्ट वन, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, आप साफ कह रहे हैं कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, देन जाइए, मना कोई नहीं कर रहा, बट अपने टैक्स ड्यूज, इनकम टैक्स जीएसटी में मतलब इनकम टैक्स ड्यूज क्या करके जाइए, क्लियर। लास्ट वन, पर्सन ट्रांसफर द एसेट फॉर अवॉइडिंग द क्या, टैक्स लगे, डाउट, सही है, ओके लिखो। अब हेडिंग दो, पर्सन, जल्दी करना हूं बच्चे हेडिंग दो, पर्सन। अब हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। मैं कभी सेक्शन की बात नहीं करता, वैसे बता देता हूँ, सेक्शन 2 है जहां सारी डेफिनेशन आती हैं, सब सेक्शन 31 है पर्सन का, पर हमें याद नहीं करना, क्यों चिंता करना, हमें लिखना भी नहीं है, हम सिर्फ वर्ड क्या लिखेंगे, पर्सन। तो लिखेंगे नंबर 1, पर्सन में 7 तरह के लोग आते हैं जी। नंबर 1 आता है इंडिविजुअल, नंबर 1 नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 HUF, फुल फॉर्म लिख सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3 फर्म इंक्लूडिंग LLP, नाम सुना हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या नाम है, पार्टनरशिप, 2008 में आया है, नया कंसेप्ट है। नंबर 4 कंपनी, अभी हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, कंपनी कौन सी, डोमेस्टिक फॉरेन, वो बाद में आएगा, सब बातें लिखी हुई हैं। नंबर 5 AOP एंड BOI, जानते हो नाम आप, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नंबर 6 लोकल अथॉरिटी, सुना होगा नाम आपने, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट भी कहते हो, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, जहां पे गांव में ग्राम पंचायत होती है, पंचायत। एंड अपना अगर शहरों में जाएं तो म्यूनिसिपैलिटी है, और बड़े शहरों में जाएं तो वहां पे कॉरपोरेशन है, दिल्ली बॉम्बे, वो म्यूनिसिपैलिटी नहीं बोलती, वहां म्यूनिसिपल मेयर, सुना होगा चंडीगढ़, वह मेयर की सीट है, हर जगह मेयर की सीट नहीं होती, पंचकुला की मेयर की सीट नहीं है, या म्यूनिसिपल काउंसलर बोलते हैं, काउंसलर। कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा दर्जा है, शहर वाइज फर्क पड़ता है, म्यूनिसिपैलिटी के एरिया से ही एक एरिया डिवेल्प होता है या कवर होता है अंडर अर्बन या रूरल, जैसे होते हैं गांव का एरिया, शहरी एरिया। अभी कैसे पता चलता होगा, विद द परमिशन, विद द बाउंड्रीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, क्या उस एरिया को आपकी म्यूनिसिपैलिटी कवर करती है, क्योंकि रोड्स, वहाँ पानी पहुंचाना, सीवरेज के कनेक्शंस में, सो मैनी पॉइंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान, एवरीथिंग, ये किसका काम होता है, म्यूनिसिपैलिटी। देखा होगा कूड़ा वगैरह उठाने आते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी का है, तो उस एरिया का अर्बन होना कैपिटल में आएगा या रूरल होना, पॉपुलेशन तो बताती ही बताती है कितने ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, बट मेन फिर पॉपुलेशन ज्यादा है तो म्यूनिसिपैलिटी कवर भी करेगी, उतना ज्यादा वेस्ट होगा, उतनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो वहां पे इलेक्शंस होते हैं, MC वगैरह सुने होंगे आपने कि हमारे एरिया का म्यूनिसिपल काउंसलर है, उसके साइन वगैरह पावर्स जो उसको होती हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, लाइक दैट, तो वो चाहिए होती है हमें। नेक्स्ट लास्ट आता है जी AJP,
आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। एग्जाम्पल में इसमें क्या देता हूं, मोस्टली आती हैं जी, मान लीजिए ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, ये आर्टिफिशियली रिकॉग्नाइज पढ़ते थे। आर्टिफिशियल पर्सन +1 में 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव इज अ थर्ड वन। आइए अब हम लोग लिखने जा रहे हैं स्लैब रेट्स, हेडिंग देंगे और कुछ ना बोलते हुए, स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, कॉमा HUF, AOP, BOI एंड AJP। काइंडली चेक इट। सारे लिख दिए सर आपने, तो चेक करो। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, 3 नहीं लिखे। थोड़ा पढ़े लिखे आप लोग भी हैं। कंपनी पे स्लैब रेट नहीं होता, 30%, 40%, 30 डोमेस्टिक, फॉरेन 40। अब एक नई चीज बता दूं, मिलेंगी बहुत सारी चीजें, धीरे धीरे बता पाऊंगा यार। अब हो गया 35, 40 की जो अमेंडमेंट है, नोट्स मिलेंगे, समरी आ चुकी हैं, बाकी बच्चे भी कल से ले आएंगे, हम स्टार्ट कर लेंगे। एंड आपको दिखाया जाए कि वहां लिखा होगा अर्लियर इट वॉज 40, अब 35, 35 है। बट अभी क्यों चर्चा करूं, और मजेदार चर्चा करूंगा अपनी जल्दी जल्दी। हमारे इनकम टैक्स में इंटर लेवल पे किसी की बात नहीं होगी, ना फर्म, ना कंपनी, ना HUF, ना AOP, ना BOI पढ़ाना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है। हम ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे सिर्फ किसको लेके, इंडिविजुअल। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है जी बड़ा खतरनाक, जो पेपर में वही आता है 20-25 नंबर का, बस कहता एक ही वो है ही, ऐसा नाम तो सुन लो, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्या नाम बोला मैंने? असेसमेंट का मतलब है एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम मुझे इकट्ठी करके बता दो। अब इनकम ही तो पता नहीं, इनकम वेरियस प्रकार की। मैं किसी स्कूल में काम करता हूं तो मुझे सैलरी मिलती है, मेरा घर किराए पे है तो हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम है, बिजनेस भी करता हूँ, मतलब साइड बाय साइड पढ़ाता हूँ, बड़ा मोटा PGBP है, ज्वेलरी शेयर वगैरह बेचता करता हूँ तो कैपिटल गेन भी है। अदर सोर्स तो मेरा होना ही था, ये हेड है जी। बैंक से ब्याज मिलता है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, लॉटरी विनिंग, कार्ड गेम्स, पजल्स, वो तो लग रह गया, मतलब कितना कुछ है। फिर लॉस भी होता होगा कहीं ना कहीं से, तो वो सेट ऑफ कराना पड़ता है। क्या पड़ता है? वो सेट ऑफ। सुना है, एक जगह से प्रॉफिट, एक जगह से लॉस, आपस में क्या कर दो, माइनस। अब इतना आसान भी नहीं था, मैंने बोल दिया। अब शायद सरकार सेट ऑफ करने ना दे, कुछ तो रूल रेगुलेशन रखे होंगे। देन और कई पॉइंट्स हैं, आज मैं कुछ बात नहीं कर रहा था, डिडक्शन की नहीं बात करी, क्या होती है क्यों होती है, अभी आराम से चलेंगे। 3-4 दिन तक आप खुद क्लियर हो जाएंगे, अच्छा ये पूरा एक स्टेप है, ये पूरा स्टाइल है। अब लिखेंगे स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। अब यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे ये लोग रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट, तो याद करने का तरीका, इनके लिए स्लैब रेट सेम। अब इंडिविजुअल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, स्लैब रेट सेम। और कहीं एक लाइन है बीच में, बीच में एक लाइन है, यहां मैंने लिखवाना था कि हमारे पास अब टैक्स में, ध्यान से सुनेंगे, 2 स्कीम्स आ चुकी हैं। हाँ, आज ही बताना जरूरी है, पहले एक ही होती थी। कोरोना टाइम से DTC ने, डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ने, CBDT का नाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको मैं एग्जांपल देता हूं, जस्ट लाइक एज अ CBSE। CBSE ना पढ़ाता है, ना पेपर लेता है, ना पेपर चेक करता है, पेपर चेक टीचर करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, एफिलिएशन देता है, स्कूल के लिए पैसे नहीं देता, टीचर के लिए पैसे नहीं देता, हायरिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, सब एक स्कूल करता है, सेंटर स्कूल में बनता है, ड्यूटी टीचर देता है, पेपर चेक वो करता है, रिजल्ट कंपाइल करके ऑर्गेनाइज कर देता है। सेम हमारा डायरेक्ट टैक्स का एक हेड है, माई बाप है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज करता है। इसने भी आगे 2 डिपार्टमेंट बना दी, एक जुडिशियल
एक एडमिनिस्ट्रेटिव, सुना कभी? जुडिशियल तो डाल दिया अपील वर्क, साइड पे हो जाओ। हायरिंग होयरिंग, कौन सी आईटीपीएल बनेगा, कैसे बनेगा, अलग चेन है। कैसे कैसे प्रमोशन होगी, पहले बंदा कहाँ लगता है, पहले तो एक ऑफिसर ही बनता है, फिर जाके सुपरिटेंडेंट बनता है, फिर जाके आईटीओ बनता है, सीधा आईटीओ नहीं बनते। जो आपके पेपर होते हैं एसएससी लेवल में, तो यूपीएससी को हो, सेंटर का पेपर है, स्टेट का नहीं है, सेंटर का पेपर है यूपीएससी, सुन रहे, आईएएस, आईआरएस कहूंगा मैं तो अपने लिए, आईएएस तो पुलिस में हो गए ना, आईआरएस। बस ये फर्क हो जाता है, पेपर देने से आप डायरेक्टली आईटीओ भर्ती हो जाते हैं, 3 स्टेजेस आप छोड़ कर आए हैं, बिल्कुल बेसिक ऑफिसर, फिर सुपरिटेंडेंट बनते हैं, अब आईटीओ है, और आईटीओ के बाद ज्यादा दूर नहीं एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर, देन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर उसके बाद आता है जी, फिर आगे एसी आता है एडिशनल कमिश्नर, देन आता है जुरिडिक्शनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, देन आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये प्रमोशंस हैं, ये स्टेप हैं, वो पढ़ते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं, अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, रेपुटेशन अपडेट करते हैं, उनको जल्दी प्रमोशन मिलती जाती है। अब जो अच्छे पेपर कई बार आईआरएस वगैरह लेवल का देते हैं, कई बार डायरेक्टली जल्दी जल्दी डिप्टी कमिश्नर भी भर्ती हो जाते हैं, तो सोचो कितनी स्टेज छोड़ दी। स्टार्टिंग स्टेज ही आपका डिप्टी है, ऑब्वियसली आप तैयार हो जाइए, रिटायरमेंट तक तो आप प्रिंसिपल जर्नल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स तो होंगे ही होंगे, पीजीडीआईटी सबसे बड़ी पोस्ट जो हम यहाँ बोलते हैं चीफ, फिर चीफ भी आता है, ये सब पोस्टें हैं हमारे पास, तो ये लाइन वाइज आपको सुनने को मिलेंगी। बट अभी के लिए सरकार कहती 2 तरह के टैक्स थे, पहले एक ही था, मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूं पहले वो सुन लो, पूरे में उलझोगे नहीं। मैं बोलता हूं जी, एक होती है ओल्ड स्कीम, क्या होती है, एक ऐसी पढ़ने में मजा आता है, एक आई है आज के टाइम पे जिसके ज्यादा पैर अब बन गए हैं, न्यू स्कीम। हिंट देता हूं, न्यू स्कीम का सेक्शन है, ओल्ड का कोई सेक्शन नहीं है, न्यू को लेकर आए थे 115 बीएसी। मार्केट में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके अंदर एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि सबसे बकवास टॉपिक है, बट ट्रेंडिंग बहुत है, कोई कुछ नया आ जाता है तो हो ही जाता है, सर ये करवाओगे आप, अब जो ड्रॉपर बैच ज्वाइन करते हैं, सर 115 बीएससी करा देना जी, क्योंकि मैं सच में बताऊं इसमें करने वाला कुछ भी नहीं, पता नहीं उनको, पता ही नहीं बेचारों को। यदि 115 बीएससी कराओगे, मैं तुझे वहम है, पता नहीं तू पढ़ा लिखा नहीं, तू कैसे रह गया 2 बार, तूने क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान से पढ़ा है? क्वेश्चन पेपर में स्पेशली लिखा होता है एसएससी ऑप्ट आउट, ऑप्ट ऑप्ट आउट फ्रॉम द 115 बीएससी। ये वो तो ऑप्ट ही नहीं कर रहा 115 को, और ये स्कीम्स हैं, वो तो ओल्ड में जा रहा है, तुझे पता ही नहीं चला, तुम्हारे अंदर डर बैठ गया, और डर बैठ गया वो निकल नहीं सकता, वो निकालेंगे, तभी उसके लिए कोचिंग चाहिए, जितने बंदे आते हैं इस टाइम मिलते हैं, भाई मैं 40-50 दिनों में कोई जादू मंत्र नहीं कर सकता, वो डर कैसे निकलेगा जब जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, फिर मुझे पता चले मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी थी, फिर मैं उसको जल्दी इंप्रूव भी कर पाऊंगा, दूसरे की कमी मैं कैसे दूर कर दूं। मुझे सुपना आ रहा है उसने कैप प्लगइन कैसा पढ़ा है, या लॉ ही पढ़ा है क्वेश्चन नहीं कराए, मैं करवाऊंगा, मुझे चैलेंज करना कि हाँ सर ये नहीं समझा, बैठ फिर मेरे साथ बैठ, फिर मैं देखूं मेरी कला है, मुझे एक दूसरे का क्या पता है, उसने बाय बाय कैसे पढ़ा है, मैंने कैसे पढ़ाया मुझे पता होगा ना, मेरे से बात कर 1 to 1, फिर अपन देखते हैं कहाँ भागता है बंदा, अभी इसका क्या पता मुझे। अब होता क्या है, पहले पहले सुन लेना, अब छोड़ दो, अब सरकार ने इसको बना दिया डिफॉल्ट स्कीम। क्या होता है वर्ड, मतलब अगर आपने अर्पण किसी को कुछ ना बताया कि मैं किस स्कीम में टैक्स दे रहा हूं, हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे वो कौन सी स्कीम है, न्यू। सुना है डिफॉल्ट फीचर, जैसे आप लैपटॉप लेते हैं तो कुछ ऐप, कुछ फोल्डर सब फोल्डर्स डिफॉल्ट होते हैं अंदर, जैसे कुछ वॉलपेपर्स, कुछ म्यूजिक, एक दो आइटम जो भी, वो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, वॉलपेपर बाय डिफॉल्ट होते हैं, हम रीड मार देते हैं फिर भी आ जाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट वो अपने भी आ जाएंगे, एमएस ऑफिस वगैरह कुछ डाल डाल दिया, या कुछ बेसिक फीचर जो है वो बाय डिफॉल्ट है। सेम ओल्ड स्कीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट, इफ यू वांट टू फाइल योर रिटर्न या पे योर टैक्स अंडर ओल्ड स्कीम, यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट। सर कब ऑप्ट करना पड़ता है, इसमें सरकार ने ज्यादा तंग नहीं किया हमें कि अब करो, प्रॉपर लेटर दो, फलाना दो, नहीं नहीं नहीं, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। किसको, अगर व्यक्ति सैलरी वाला है, कौन से वाला, नौकरी पेशा लोग हैं, मेरा एम्प्लॉयर मुझसे पूछेगा ना भाई, वो ना आपको कुछ याद नहीं होगा, एम्प्लॉयर ना कुछ आपके नाम पे पैसे जमा कराता है, प्रॉविडेंट फंड्स,
कुछ आप भी कराते हो, कुछ वो कराता है। वो आपसे डे वन से पूछेगा साहिल तेरा क्या प्लान है, ओल्ड या न्यू। मैं कहा जी न्यू कर लो, 12 लाख तक काफी अच्छा माफ है, न्यू कर लो, मैंने बोल दिया। टाइम पे जाके मुझे लगा मैं तो कुछ डिडक्शन लेनी है, कोई बेनिफिट लेना है। इस वक्त सरकार ने न्यू स्कीम लाया तो कोई तो नुकसान किया होगा। इतना शरीफ मत समझना सरकार को, आपको इनकी शातिर पता चलेगी धीरे धीरे। ये मत देखना एक तरफा देखिए, अरे क्या बात है 12 लाख तक टैक्स नहीं, ओ भाई बताया जाएगा, रुक जाओ पहले। पहले नहीं सरकार को शरीफ समझना, बाद में पता चलेगा। कोई मूर्ख नहीं है सरकार की अपना रेवेन्यू नुकसान करेगी। उसको दिख रहा है कि हम किन लोगों को फोकस कर रहे हैं, कितना माफ कर रहे हैं, और वो कहां से रिकवर हो जाएगा ये भी सुन लो। ये सोचो जी क्या बात है, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम हमारे भी ऑप्शन। आप कंपैरिजन करते हैं, हमारा काम बढ़ गया, पर आजकल हम नहीं करते, सॉफ्टवेयर काम करता है। नहीं समझे? आप मुझे अपनी रिटर्न देते हो, मेरी ये सैलरी, मेरा ये डिविडेंड, मेरी ये इनकम, हम अपने कंपूटेक्स, क्या नाम है, कंपूटेक्स सॉफ्टवेयर में वो डिटेल्स डालते हैं। वो अपने आप 2 टैक्स बता देता है, ओल्ड में देना है ये टैक्स, न्यू में देना है ये टैक्स। तो क्लाइंट को बोल देते हैं क्या बेनिफिशियल है जी। हाँ पर मैं इसमें ये ड्रॉबैक है, इसमें ये प्लस है, न्यू में ये ड्रॉबैक है, ओल्ड में ये प्लस है। तो अगला सोच लेता है मुझे फायदा है कि नहीं है, देन योर शी कैन फाइल योर रिटर्न, हो जाएगा। बट अगर आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मैं नहीं ये कर सकता कि पहले ओल्ड में बना लिया P&L, प्रॉफिट एंड लॉस याद आ गया, वहीं से चलना है बिजनेस का, तो ट्रेडिंग P&L ही बनता है। मैंने ओल्ड स्कीम से सर कुछ खर्चे सरकार ने अलाउ नहीं किए। सरकार शातिर है यार, खर्चे अलाउड नहीं करेगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो टैक्स रेट वही कम कर दिया, मतलब बराबर सा जो होगा। डेप्रेशन ज्यादा नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, फलाना दिन का वही पार्ट है मेरा। समझ पा रहे हो बात मेरी? मैं भी ओपन भी नहीं कर पा रहा ये, उतने वो डेमो बोल देते हैं, मैं डेमो में क्या समझाऊं तुम्हें, ये है ही समुंदर है। आप इसे 8 घंटे बुलवा लो तभी कम लगेगा मुझे, 8 घंटे बाद लगेगा यार कुछ रह गया बताना इनको। रीजन है ही, एक वर्ड बोलता हूँ ना, उसकी कहानी शुरू होती है कि वो क्यों है अलाउड। अब मैंने अलाउड ही बताया, अलाउड मतलब डेप्शन एडिशनल बताया ही नहीं, क्या एडिशनल, क्यों एडिशनल, चर्चा है भाई उसकी पूरी, उसकी पूरी चर्चा है। बट अभी के लिए आप समझिए, अगर आप सरकार को कुछ नहीं बताएंगे, आपके मदर फादर रिटर्न भरेंगे अभी 31 जुलाई को रिटर्न भरेंगे, अगर वो अपने सीए को कुछ नहीं बताते या हमें नहीं बताते या सरकार को नहीं बताते, बाय डिफॉल्ट उनकी रिटर्न जाएगी किसके अंदर, न्यू स्कीम के अंदर। if they have some plus points या minus points in old, then he or she can take example, या सीए बता देते हैं आजकल तो भाई, मैम इसमें इतना टैक्स आ रहा है, इसमें इतना, आप बताओ कौन सा बेनिफिशियल आपको, मतलब कोई है पॉइंट, वरना मैं तो बता ही दूंगा बेनिफिशियल कौन सा है। सेम ओल्ड स्कीम में अगर जाने, आज के टाइम पे आपको उसके लिए क्या भरना पड़ेगा, एक छोटा सा ऑप्ट आउट फॉर्म, ऑप्ट आउट ऑप्ट फॉर। पहले उल्टा था, पहले उल्टा था, पहले बाय 3 साल पहले, मिक्स मत करना, 3 साल पहले बाय डिफॉल्ट कौन सी थी, ओल्ड। अगर न्यू में जाना था तो बताना पड़ेगा, जैसे कोई बच्चा आए अभी रजिस्ट्रेशन ले, मैं ऑब्वियसली उसको कौन से बैच में डालूंगा, चलो ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है, आपके सामने आ गया। अगर वो कहे नहीं 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 मैंने सितंबर देना है, मैं जनवरी नहीं जाना, हाँ फिर मुझे सोचना पड़ेगा भी तेरा कैसे करे, तो उसके क्या प्लस है क्या माइनस है दोनों बताऊंगा। वो जनवरी का तो प्लान क्लियर है ना। तो सेम आपके सामने एग्जांपल आ गई, ऑप्ट का एंड डिफॉल्ट का क्या फर्क है, समझाइए एग्जांपल। ये चीज होती है, अब बच्चा इस टाइम एडमिशन के लिए आए, बच्चा जो एज पूछेगा इस क्लास करी, जो उसकी रिक्वायरमेंट रेलेवेंट, स्टार्टिंग एज, स्टार्टिंग एज 3 साल 4 साल की एज है, जो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया है। 3 साल की एज लिखी हुई है आपने, तो 3 साल के बच्चे को आप यूकेजी तो देते नहीं, देते ही नर्सरी हो, तो ऑब्वियसली नर्सरी पूछने आया है। तो आप खुद कहें जी 3 साल का बच्चा है फर्स्ट में लेके आना, दिमाग खराब है तेरा, नहीं तो फर्स्ट में करता है, अगर नहीं नहीं जी मैं पूछ क्यों रहा है। अब मैं किसी को कल फोन पे बात कर रहा, मेरी गलती थी बताता हूँ, हम तीनों मोड बोल देते हैं, फेस टू फेस, लाइव, रिकॉर्डेड, वही बात बनी हुई है बोलते रहने। अब मुझे याद आया फेस टू फेस तो सीट नहीं है, मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए मुझे। अगला मान भी गया फेस टू फेस, उल्टा मैं फंस गया। बाद में याद आया दिमाग खराब हो गया था, कल ना चंडीगढ़ गए थे, ट्रैफिक बहुत था, वो आए हुए थे आपके प्रेसिडेंट साहब, है ना, सुबह याद करिए, द्रौपदी मुर्मू, वो सारा रास्ता बंद कर रखा, और इधर से फोन आए किसी किसी के, मैं कही हाँ ये बाद में याद आया, मैं क्या बोली जा रहा हूँ, मैं फेस टू फेस तो है ही नहीं, अगला मान जाए। मैं कहा नहीं नहीं भाई सॉरी, अगली बार मैं एक मिनट में करता हूँ, दोबारा करता हूँ, फीस भेज दी, सब कुछ हो गया था, मैं कह रिकॉर्डेड है, लाइव है, आप बताओ कौन सा, वो फेस पे मैंने है नहीं, मैं फंस जाऊंगा यार। मैं कमिट कर दूं, मुझे पता हो, कोई मार्जिन निकल आए, जैसे आज फिर मुझे दिख रहा है 1-2 सीट खाली है, एंड टू एंड 3-4 का मार्जिन रखा हुआ है, लास्ट टू लास्ट है, हिंदुस्तान है, इंडियन कल्चर है, 1-2 छुट्टी मारी जाता है।
अब पापा किसी को कहेंगे भी नहीं, कर लो छुट्टी यार, कोई चक्कर नहीं, आने जाने में टाइम खराब होता है, बारिश हो रही है, घर बैठो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कैन एडजस्ट हो सकता है। तो सेम सरकार ने ऑप्ट और एक न्यू रखा, बट बाय डिफॉल्ट कौन सा रखा, 115। अब मैं आपको आज जो लिखवाऊंगा, जितना लिखवाऊंगा वो सब ओल्ड का है, सब ओल्ड का, न्यू की बात नहीं करेंगे, उलझेंगे, अलग अलग चलेंगे भाई डे वाइज। इसी पीडीएफ को जो मैंने दिया है, एक बार ओल्ड से सॉल्व करेंगे आराम से, हेडिंग देके बड़ी बड़ी, और मिक्स नहीं करूंगा, टीचर मिक्स कराते हैं कि आज ये ओल्ड करो, दिमाग खराब करना तुम्हारा मैंने, आराम से ओल्ड को जमा लो, फिर न्यू पे चलेंगे, क्या दिक्कत क्या, न्यू के रेट्स अलग हैं, स्लैब अलग हैं, 87 है, रिबेट अलग है, सो मेनी फीचर्स अलग हैं, क्यों पंगा ले रहे हो। आज हम सिर्फ किसको लेके चलेंगे भाई, ओल्ड। तो लिख सकते हो मेरे साथ साथ, ये रेट जो लिखवा रहा हूं ये ओल्ड स्कीम के हैं, बोलो हाँ या ना, ओल्ड स्कीम। और बंदे कौन है जल्दी बोलो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, वेदर रेजिडेंट और नॉन। चलो भाई लिखो फिर, 0 से 2.5 लाख, नील, 0 से 2.5 लाख, जल्दी हो गया। अब मैं कई बार ना यहाँ पे लिखवा देता हूं, बट अभी के लिए आप 2.5 लाख ही लिख लो, जब लिखवा देता हूँ, चलो कोई नहीं, 2.5 लाख 10 रुपए से बताऊंगा, लिख लो बताऊंगा, 5 लाख तक 5%, देन 5 लाख 10 रुपए से 10 लाख तक 20%, एंड लास्ट वन मोर देन 10 लाख 30%। These are the slab rates for the individual। ओके, मदर फादर 24-25 की रिटर्न 31 जुलाई को फाइल करेंगे, अंडर ओल्ड स्कीम करेंगे, रेजिडेंट हैं, यही केस है, उनके लिए ये स्लैब है, उनके लिए ये स्लैब है। अब मुझे मेरे फादर की तो 15 लाख इनकम है, कोई नहीं निकाल लेंगे, मोर देन 10 है तो ये समझाऊंगा कि देखो जी 15 लाख इनकम है, मोर देन 10 तो 15 लाख का 30%, आता है डाउट, आता है डाउट, हाँ ये स्लैब्स है, उस स्लैब का उतना उतना निकाल के फिर तो 15 लाख का 30%, 4.5 लाख रुपए, नहीं नहीं नहीं, कुछ आएगा बताऊंगा। देन लिखो अगला रेट्स फॉर, मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 or more but less than 80, resident individual age 60 or more but less than 80, लिख दिया। अब हाईलाइट करेंगे वर्ड्स, हाईलाइट करेंगे, करूं, पहला वर्ड हाईलाइट, रेजिडेंट, वो व्यक्ति देश का नागरिक होना चाहिए, इसके लिए चैप्टर 2 पढ़ा जाएगा। एंड वो व्यक्ति सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, आप तो 5 बोल रहे थे, नहीं आप 5 नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल, आगे मदर फादर, सिर्फ इंडिविजुअल, बात नहीं। एंड उस व्यक्ति की एज 60, एग्जैक्ट 60, या 60 से ज्यादा, लेस देन 80 मतलब 79, लेस देन 80, 80 भी नहीं, लेस देन, मैं अप टू भी नहीं लिखा, अप टू फंस जाओगे, लेस देन 80 मतलब 79। इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए स्लैब रेट्स हैं 0 से 3 लाख नील, 3 लाख 10 रुपए से 5 लाख 5%, 5 लाख 10 रुपए से 10 लाख, अगेन सेम रखा बच्चे 20, मोर देन 10 लाख बच्चे 30। आज एक दो क्वेश्चन अगर हो पाए मैं ट्राई कर दूंगा, वरना इतना लिखे खत्म करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, एक दो स्टार्ट कर लेंगे। जमी बात, सिर्फ रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, एज 60 और मोर हो, लेस देन 80 हो, बस 0 से 2.5 माफ होता था, 0 से 3 कर दिया, थोड़े पैसे और माफ कर दिए। इस व्यक्ति को हम अपनी भाषा में कहते हैं सीनियर सिटीजन,
हम अपनी भाषा में कहते हैं सीनियर सिटीजन। लिखते जाओ, बड़ा अच्छा कंसेप्ट बनेगा। आज ओल्ड ही करेंगे, टेंशन ना लो, ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, ज्यादा बड़े काम ही नहीं करूंगा। मार्जिनल रेट सर चार्ज नहीं, कुछ नहीं, कुछ बच्चों ने सुना हुआ है, सिंपल चलेंगे। हो गया भाइयों? ओके बहुत जल्दी। फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 और मोर, 80 और मोर, ओके। इसके लिए 0 से 5 लाख, नील, 5 लाख, 10 रुपए से 10 लाख, सेम ही रखा भाई। 20, कोई ज्यादा फर्क नहीं करा। मोर देन 10 लाख, 30, मोर देन 10 लाख, 30। इसको हमारे सीबीडीटी ने कहा सुपर सीनियर सिटीजन, लाइक अ सुपरमैन। हाँ भाई, तू अमर ही है इसके बाद तो यमराज के बगल में बैठ के जाएगा। ठीक है। रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 80 और मोर है। अब हमने उसके ऊपर क्या लगाया कि 100 साल ही रखो, इसका तो खुद ही मार दो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लोग होते हैं 100 प्लस, इसमें क्या दिक्कत है? तो ठीक है भाई, तू अब एक ही पदवी ले गया, इससे ज्यादा क्या माफ करे तुझे? तो तू वैसे ही माफ है, हैं? तो 0 से 5 लाख, 5 से 10, 10 के ऊपर 30। फिर एक छोटे मोटे पॉइंट, ज्यादा नहीं, एक क्लैरिफिकेशन आई, दो क्लैरिफिकेशन। एक आई सेक्शन 288A, 288B। सेक्शन वैसे मैं याद नहीं कराता, रेफरेंस के लिए कभी काम आ जाता तो बोल देते हैं, आपको याद नहीं कराता, रेफरेंस के लिए। 288A, 288B, सर ये क्या कहता है? कुछ नहीं, छोटी सी बात। ये कहता है जी टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन। दो वर्ड ध्यान सुनने मेरे। टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन टू बी राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ये दो सेक्शन दो बात करते हैं बस, छोटे छोटे सिंगल लाइन है, छोटी लाइन है। टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन टू बी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू ₹10 या मल्टीपल ऑफ 10। हो गया। अब मैं दो वर्ड बॉक्स कर रहा हूं बस। एक टोटल इनकम है और एक टैक्स है। 288 बात करता है टोटल इनकम पे, इसको राउंड ऑफ करो। एंड 288B बात करता है टैक्स की। बोलो हाँ या ना, सही बोल रहा हूं? सिंपल। सर अब हमने 10 रुपए तभी लिए। किसी व्यक्ति की इनकम 5,06,000 है, 5,06,000। तो सरकार कहती, पर तो आपके दिमाग में आएगा ये कौन है 6 रुपए वाला? हम नहीं होते, ये बैंक होता है। हम नहीं होते, ये बैंक होता है। बैंक का सेविंग का ब्याज, बैंक का एफडी का ब्याज जो है वही है, जो है वही है, वही ऐड करना पड़ेगा। क्या पता अजीब सी फिगर्स होती हैं, देखती हुए ब्याज पॉइंटों पॉइंटों में चलता रहता है। डिविडेंड मैं नहीं कहूंगा पॉइंट्स में आए, बट आ जाए तो हमें एक दिक्कत भी क्या है, ऐड करो। 5,06,000 बन गए तो राउंड ऑफ किधर को करना है, बैक या अपर? मैं कह जी मैथ वाला कंसेप्ट है 5 रुपए, 0.5 वाला मैथ वाला कंसेप्ट है। अगर 5 रुपए या 5 से ज्यादा है तो अपर राउंड ऑफ, 5 से कम है तो लो राउंड ऑफ। अब 5,06,000 है तो 5,10,000 मान लो, 5,10,000 सर, 5,03,000 होता, 5 लाख ही मान लेते। ये मैंने गलतियां करी हैं, मैं तो आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। आप जैसी अपनी दुकान, वही दुकान में बैठेंगे, भाई का सीए का ऑफिस 2012 में, वहां जाके बैठ के ऐसे टर्नें पड़ी हैं, जो चीज पड़ी उसे खेलेंगे। वो जाके बैठ के उसको टोटल वोटल कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। मैं यार सब में ही 4-5 रुपए का फर्क है हर टर्न में। वो मैं उसे, मैं आप टोटल गलत लगाते हो क्या? कंप्यूटर उठाता नहीं कुछ लॉसेस है, राउंड ऑफ करता है कुछ तो बड़ा है। हर चीज के पीछे जीरो है जी। टोटल इनकम तो लास्ट में जीरो। टैक्स निकाल रहे हो, कुछ तो रेट होगा तुम्हारा टैक्स का, मैं क्या 5, 6, 8, 10 कुछ लगाते होंगे कुछ, फिर भी जीरो। तुमने कहा जी टैक्स आ गया 972, 972, 972, क्या छोटी सी अमाउंट है?
मान लो आज के टाइम पे आता नहीं, वैसे बताऊंगा क्यों। 972 टैक्स आ गया, और वो 972 नहीं होगा, 970 हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा लोअर। सर 976 होता, 980 हो जाता। तो मल्टीपल रखा सरकार ने, 2-3 रुपए। वैसे आज के टाइम पे इस बात पे इशू तो आना नहीं चाहिए था। रीजन, सब नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, ऑनलाइन यूज करते हैं, क्या नहीं होता। अब कल गाड़ी में तेल डलवाया, मैं गाड़ी में कहा 20 लीटर डाल दे, उसने 20 लीटर डाला, 1884। क्या दिक्कत है, पेटीएम पे पॉइंट तक जा रहा है, आप पेमेंट करो ना, हो तो रही है। ये थोड़ा ही हो नहीं रही, दिक्कत है, खुले नहीं है, फिर तुम इशू मानते थे कि मैं 2000 दे देता, वो 1884 कहाँ देखता, 100 रुपए कैसे, 16 रुपए खुले नहीं मिलते, फिर टाइम वेस्ट नहीं, सब कुछ हो रहा है। वो पहले पूछ लेते सर ऐसा है तो पेटीएम से पेमेंट होगी या कार्ड से पेमेंट होगी, हम तो टाइप करना है, टाइप कर देंगे पॉइंट डाल के। सेम यहाँ पे डाउट आया कि इनको राउंड ऑफ हो, यार ऐसे तो बहुत पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनना, फिर क्या आया। फिर आई जी सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी की हेड, बताया था यही करते हैं, सर्कुलर इशू करते हैं, सर्कुलर आता है, वैसे मैं सर्कुलर ही कहूंगा, उसको तो क्लैरिफाई किया जाता है फॉर एओ की अंडरस्टैंडिंग की, भाई तू समझ, तंग मत कर किसी को। क्या आई, इफ assessee, if assessee's बर्थडे, हाँ यही तो है, आपको याद आ गया होगा पुराने बच्चों को। इफ assessee's बर्थडे इज ऑन 1 अप्रैल, अगर किसी एसएससी पर्सन क्लाइंट का बर्थडे, बर्थडे कब आता है, अब, और चक्कर क्या पड़ा, अभी आप व्यक्ति की एज से खेल रहे हैं, 60 या 60 से ज्यादा, लेस देन या 80। अब मान लो बंदा 79 ईयर्स का है, अगले 31 मार्च तक, रात को केक काटते हैं 12 बजे हैप्पी बर्थडे करके, डेट चेंज होती है, 79 ईयर्स का है, वो आता था पिछली स्लैब में, सीनियर में, 0 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30, जस्ट 1 डे के कारण कि वो 1 अप्रैल अगले साल आता है, हम उसको ये थोड़ा कहेंगे तेरी एज 80 नहीं हुई। तो सरकार कहती हमने कल एक टाइमलाइन ड्रॉ किया, हम काउंट करते हैं इनकम ऑफ 1 अप्रैल से 31 मार्च, अब बर्थडे 1 अप्रैल है अगले दिन, और ये चक्कर कब कब पड़ेगा, जब आप 59 से 60 हो रहे हैं, 79 से 80, अगर आप पहले 65 के थे, हमें क्या मतलब, तब भी सीनियर था, अब भी सीनियर है। आप 82 के थे, तब भी सुपर सीनियर थे, ये चक्कर कब कब पड़ेगा, फिर क्लैरिफाई कर दिया ऐसे ही नहीं कि डाउट के लिए क्या है, सीबीडीटी ने पॉइंट दिया, फिर हमने भी अपने नोट्स में ऐड कर लिया कि सर कोई चक्कर नहीं जी, बात भी सही है, एक दिन के लिए प्रूडेंस है यार, अगले दिन अगले का बर्थडे है और ये चक्कर कब पड़ेगा, तो हम जिस व्यक्ति का बर्थडे इस तारीख को है, उसको 60 या 80 का मान लेंगे ऑन 31 मार्च, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसको, इफ शशि बर्थडे इज ऑन 1 अप्रैल, देन वी अज्यूम assessee attain the age of 60 और 80, दो डाउट है, on 1 day before, that is on 31 मार्च। मतलब मैं इस चीज का प्ली लेके, पॉइंट लेके, ग्राउंड लेके आपको सुपर सीनियर बनने से नहीं रोकूंगा, डाउट। फिर नेक्स्ट सरकार कहती हम आपके ऊपर एक और टैक्स लगाएंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस हमेशा लगता है जी टैक्स के ऊपर, ये पता होना चाहिए, सेस, CESS, ये है भाइयों 4% ऑफ टैक्स। मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, उस टैक्स का 4, इनकम का नहीं। 10 लाख का 4% तो 40,000 हो जाएगा, 10 लाख का पहले टैक्स आया 1 लाख, मान लो उस 1 लाख का 4, 4,000,
फर्क है। अब ये आया कैसे? पहले 3% था किसी टाइम, अब तो हो गई इन बातों को 4 साल हो गए, 3 साल तो पढ़ाते हुए हो गए, इतने अटेम्प्ट हो गई। पहले 3% था, इसको बोलते थे हम लोग सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से, पढ़ाई में जाता बच्चों की। इन्होंने कोरोना के टाइम के मतलब 6 महीने पहले की बात हुई होगी, बाइफर्केशन बता रहा हूं, 1% ऐड कर दिया हेल्थ का, 3% ऐड कर दिया एजुकेशन का। अब कोई पूछ लेता, चलो मजेदार, अब मान लो जितना रेवेन्यू हजारों करोड़ इकट्ठा होता होगा, एग्जाम्पल है 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा होता होगा, बड़ी आम सी फिगर है, 1 लाख करोड़, उसका 4%, 4,000 करोड़ वो जाता है इन वेरियस फॉर एजुकेशन, 3%, 3,000 करोड़, 1,000 करोड़ फॉर हेल्थ, मतलब और पैसा लेने का थोड़ा तरीका बन जाता है, हमारी हेल्प हो जाएगी गवर्नमेंट की, थोड़े पैसे और, ये इतना कुछ तभी तो चल रहा था, हम जाम, आप लोग टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जा रहे हैं, सब चीज पेड है तभी तो चल रहा है, फ्री में कब तक चलेगा? तो हेल्थ एंड क्या वर्ड है, एजुकेशन। इतने में रास्ते में 2 वर्ड आते हैं, रोक देता हूं, जस्ट वर्ड लॉन्च करूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, वर्ड लिख लेना, कल उसकी बात होगी, आज तो नहीं होगी, आज तो एक उसका क्वेश्चन होगा। 2 वर्ड हैं, लिख लेना जस्ट। एक होता है मेरे भाइयों सरचार्ज, हमारे पेपर में बड़ा कम दिखेगा, बहुत रेयर, बहुत रेयर, इतना सीरियस नहीं, बीकॉम में तो दिखता नहीं है, अपने में लास्ट स्टेप है, मसा दिख जाए, बीच में इस पॉइंट का पूरे इनकम टैक्स में कोई रोल नहीं, सिर्फ रोल तब है जब टैक्स निकालना है, वो भी तब एक पॉइंट आएगा, अदरवाइज नहीं। और सरचार्ज के भी अपने क्या होते हैं, रेट्स, हमने लिखा बाद में, जैसे पहले जबकि टैक्स लगता है, फिर सरचार्ज लगता है, फिर सेस लगता है, बट मैं क्यों लिखवा दिया सेस, मतलब HNDC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, पर क्यों लिखवा दिया अभी मेरे काम ही नहीं आना है, मैं क्यों तंग कर रहा हूं आपको, पहले दिन इतना टेक्निकल ले जाऊं, बट बता दिया सरचार्ज क्या। तब ये क्यों आया? अब मैं तो आपसे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, बाकी मैं क्यों करूं सर, फर्म का अलग रेट है, एओपी बीओई अलग रेट है, सबके अलग अलग रेट है, सर ये है क्या, ये स्पेशल रेट है, एक्स्ट्रा टैक्स। अब इंडिविजुअल हूं मैं, एक बंदा इंडिविजुअल 5 लाख कमाता है, एक बंदा इंडिविजुअल 5 करोड़ कमाता है, एक ही बात है, साल के, सर बहुत फर्क है। तो साल के 5 लाख कमाता है, आप साल के 5 करोड़ कमा रहे हो, है इंडिविजुअल, तो कंपनी बना लो, फिर देखते हैं आपसे क्या करना है, इंडिविजुअल हो गए, तो मैं कुछ तो फर्क है, पर ये लगता कब है, अगर आपके टोटल इनकम, वर्ड आता है व्हाट इज टोटल इनकम, धीरे धीरे हर वर्ड का मीनिंग है यार, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, फिर थोड़ा सा बता पाऊंगा, टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, फिर अजी चलो फिर भी चलो होता होगा टोटल इनकम, इनकम मतलब ठीक है, इज मोर देन 50 lakhs, कितने से ऊपर, मतलब आम केस तो है नहीं इसमें, मैं 10 लाख कमाता हूँ, 20 लाख कमाता हूँ, 6 लाख कमाता हूँ, 12, 15, 18, 20, 40, 45, 48 लाख, इवन एग्जैक्ट 50 lakhs, कोई दिक्कत थोड़ी है, मोर देन 50 lakhs, 51 लाख, 50 लाख, 50,000, मोर देन, अप टू 1 CR, अलग रेट है, 10%, मोटा मोटी तारा लिखना नहीं है, देन टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ अप टू 2 करोड़। अभी सरकार को भाई क्या मजे आए, पहले दो ही होते थे, 10 और 1 करोड़ और 2 करोड़, देन रेट 15%, अब कहते हैं 2 करोड़ से लेके अप टू 5 करोड़, ये इंडिविजुअल का सबसे खतरनाक सजा है, 25%, मैं कहा ओके, अगर 5 से भी ज्यादा, कब तक, मैं कितनी भी, 15, 25, 40 करोड़, देन 37%। बट अच्छी खबर ये है, ये भी अपना टैक्स का बनता है, हम निकालोगे नहीं टोटल इनकम इतनी इतनी, तो उस पर लगेगा ना, ये टैक्स पे लगता है सर, तभी बच गए, इनकम पे 37% कहाँ जाओगे, लबड़े नहीं, तो हम सरकार को चिट्ठी लिख के, जो हमारे पास पड़ा है, कि हमें यहीं पे रहने को कमरा दो, यहीं बैठे मालिक, मैं आपका नौकर, आप मेरे मालिक, मैं आपका सेवादार, जो बचेगा कटकटा के 4-6% दे दिया करना, बाकी आप, यही होएगा, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब मैं ले आया, जो बाल बच्चे, इनको कमरा कुमरा दो यहाँ पे, ये टेबल टू हटाओ भाई, यहीं पे रहेंगे हम लोग, ये दुकान आपकी, चाबियां पकड़ो, कल से आप जाना दुकान पे, मैं यहाँ बैठ के देखूंगा क्या करना होता है, यही होएगा। तो 37% भी टैक्स
टैक्स का होता है। अब टैक्स भी यार 5 करोड़ के ऑब्वियस है, 10 लाख के ऊपर 30 तो है, टैक्स ही बड़ा है भी अचानक करोड़ सवा करोड़, उसका 25 या 37 जो होना है मतलब टैक्स का है। फिर बच्चा डाउट आया, टैक्स लग गया, फिर सर चार्ज भी लग गया, फिर जो लास्ट में आएगा उसके ऊपर सेस, वो भी टैक्स का है 4%। ऑफ टैक्स मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज, नहीं समझे? करोड़ रुपए टैक्स बना, एनी हाउ इनकम ज्यादा थी, सरचार्ज लग गया 15%, 1 करोड़ का 15%, 15 लाख, टोटल टैक्स हो गया 1 करोड़ 15। इस 1 करोड़ 15 पे लगेगा, तो मैं आज आपको, आप फील कर पा रहे होंगे शायद मेरी बात को यार, इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा एकदम से, फिर आप आउट हो जाएंगे। जितनी का हेल्प हो पा रही है बताई जा रहा हूँ यार, बाकी रेस्ट बुक्स में सब लिखा पड़ा है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। मेन मेन समझाने का मोटिव हमारा होता है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। या कुछ जरा आपने पूरा नहीं बताया, ऐसा चार्ज किया कि बच्चे इससे जज करते हैं, मैं क्या भाई तो जज करने आया फिर तो काम हो नहीं सकता, मतलब यार तू थोड़ा बताएगा, साल से कपड़ा नहीं आता, ये भी हो सकता है तुझे नहीं आता तो चला जाओ, क्या होता है, दूसरे को खराब कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब नई सेटिंग बनी और भी बहुत पढ़ाते हैं, पर पॉइंट इज दैट मैं आज नहीं बता सकता कुछ, अकाउंट से डिफरेंट थिंग, वहां सब कुछ आज बता दूंगा। हाँ जी ये पॉइंट है, ये एंट्रियां कल आप तो बोल रहे थे खुद, ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, देख लेना अभी 2 घंटे बाद, आप कहोगे तो सिंपल चैप्टर है। यहाँ सिंपल नहीं है, मैं कुछ भी गलत बोल गया आपके दिमाग में छप जाना है कि सर ने तो सच आज ये बताया था, बताया नहीं मैंने अभी, तभी देखो ऑरली आपसे डिस्कशन हुई है, तो लिख के होगी पूरा 8-10 लाइन का पॉइंट है, 8-10 लाइन है, अभी तो ये नहीं बताया उसके अंदर स्पेशल इनकम इंक्लूड है, ये तो बात ही नहीं करी आपसे मैंने, आपको पता ही नहीं। मैं बोल दूं सेक्शन 112 ए, 112 111 ए, आपको ये क्या बोला है, मतलब तो बोला नहीं। ये कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड इनकम, 4 स्पेशल इनकम्स हैं। देन सरचार्ज का मैक्सिमम रेट क्या लगेगा, अब बात नहीं कर रहे, पर बता दिया टॉपिक चलेगा, ठीक। बट ये भी परसेंटेज ऑफ किसका होता है, ये आप लिख सकते हैं टैक्स, लिख दिया। इसी के साथ नीचे लिख रहा हूं, वर्ड लॉन्च कर रहा हूं, मार्जिनल रिलीफ, सुना है वर्ड कभी मार्जिनल, तो सुना हुआ इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल। सरकार ने यही तो पंगे लिए, आर पार का काम कर देते फिर तो मजा आ जाता, खुद ही बोल के खुद ही वेर थप्पड़ लगा के खुद ही चुप कराने लग जाते, ऐसे ही होता है, खुद ही थप्पड़ लगाया खुद ही चुप करा रहा है, कहता रो मत बस ठीक है, अगली बार मत करियो, कहता ना तो रहूंगा। अभी आपने कहा सरचार्ज लगेगा, अगर इनकम 50 के ऊपर हुई अप टू 1 CR, या 1 से ऊपर हुई अप टू 2 CR, या 2 से ऊपर हुई अप टू, अभी मैं स्पेशल इनकम की बात नहीं कर रहा इसके अंदर, 5 या मोर देन 5। मेरा एक छोटा सा डाउट आया, मेरी इनकम है 50,10,000, 50,10,000, बच्चा कहता आप दिखाई क्यों रहे हो 10,000, फिर वही बात, मैं थोड़ा दिखा रहा हूं, मेरी सारी इनकम ही वाइट की है, पेटीएम जोमेटो स्विगी जो ऑर्डर्स आते हैं सारा ऑनलाइन है, सारा ही ऑनलाइन है, कैश मैं होता मैं एंट्री गायब कर देता यार, सारी बैंक में एंट्रीज आ रखी हैं, वो टोटल बन गया कहीं 50,10,000, 50,15,000, जस्ट इमेजिन, जस्ट 50 लाख से कितना ऊपर गया, 10,000, और सरकार मेरी कहती तो बड़ा अमीर आदमी है, अगर यही मेरी इनकम एग्जैक्ट 50 होती कहते तो गरीब आदमी छोड़ दो इसको, मैं कहा बड़ा फर्क है, जस्ट 10,000 ऊपर जाने से भाई जी, कर दो मोटा मोटी बात बताऊं, 50 लाख पे मान लो टैक्स बनता है 14 लाख, ध्यान सुनो, 50 लाख पे मोटा मोटी बोल रहा हूं राउंड ऑफ, 14 लाख टैक्स बनता है, मोटा मोटी बन गया, मैं 50 के ऊपर गया, जस्ट कितना ऊपर गया, 10,000, पर सरकार का तो लॉ चल गया, 50 से ऊपर 1 करोड़ से नीचे 10% ऑफ टैक्स, 14 लाख का 10%, 1,40,000, इनकम जस्ट कितने ऊपर गई, यार क्या लॉ है ये, इनकम जस्ट ऊपर जाती है 10,000 और उसकी वजह से टैक्स बढ़ जाता है 1 लाख, क्या सियानप है, तो सरकार कहती टेंशन मत, हम तेरे लिए मार्जिनल रिलीफ, रिलीफ आराम पॉइंट्स लेकर आए हैं, तू कंपेयर कर यार। अब आप अपने मुंह से बोल देते हैं वर्ड, हर बंदा बोल देता है इससे अच्छा तो मैं 10,000 ना ही कमाता, हर बंदा ही बोलता, कमा के क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा तो मैं 10,000 ना ही कमाता, मैं क्या वही तेरे मुंह से सुनना था बस। अब हम एक काम कर लेते हैं, 14 लाख तो टैक्स बनते ही है मेरे भाई, 50 लाख तक समथिंग समथिंग
14 लाख टैक्स तो बनता ही है ना, 10,000 पे क्या लग जाएगा, 30% ही तो है, 3,000, 14 लाख टैक्स तो बनता ही है। चल तेरे लिए काम करते हैं, तो से 1,40 नहीं लेंगे, जितनी इनकम तेरी ऊपर जा रही है उतने दे दे, 10,000, 14 लाख 10 प्लस 4%। सॉरी मेरी इनकम 51 लाख होती, 51 लाख, मगर हाँ हो सकती थी, क्या दिक्कत है। फिर भी इनकम 50 से जस्ट कितनी बढ़ी, और उसके बढ़ने से टैक्स कितना बढ़ रहा है, मोटी मोटी बात 1,40 देना। फिर मुझे क्या कहेंगे, ये क्या फायदा हुआ, इनकम कमाई एक, उसकी वजह से, उसकी वजह से 50, भूल मत जाना 50 पे तो टैक्स देना ही है, वो रिलीफ नहीं है भाई, 50 पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। सर कब कब कंसेप्ट लगेगा, मगर तू बोल, जब जब इनकम बाउंड्री पे होगी, 1 करोड़ 1 लाख। अब मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 करोड़ 1 लाख मेरी इनकम है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं सोच सकते हो, ये रिक्वेस्ट कि सरचार्ज मत लो, या ये रिक्वेस्ट 15 मत लो, 10 ले लो। समझ आ रही की बात होती है, इसी को समझ आ जाए, एक प्रूडेंस मैन होती है यार। मैं अपने ऑनर से प्रॉपर्टी की बात करने गया, मतलब ये शोरूम मैंने लेना है, क्या मैं ये बात करूंगा फ्री में दे दो, है यार मूर्ख वाली बात। 5 करोड़ का 10 करोड़ का शोरूम में कहूँ जी 6 में दे दो, क्या बेवकूफी बात कर रहा है। आप रिलैक्सेशन मांगिए टाइम की, सर टाइम थोड़ा दे दीजिए, 6 महीने में पैसे अरेंज कर लेंगे, रेंट 6 महीने जब तक चलता जाएगा रेंट छोड़ दीजिए, ये जेन्युइन चीजें हैं, 2-2.5 लाख रुपए से छोटी छोटी चीजें हैं। ये कैसे कह दूंगा 8 करोड़ के 2 करोड़ ले ले, 8 के 4 करोड़, क्या यार पागलपन कर रहा है। मतलब डिपेंड करता है हम डिस्काउंट भी कहाँ मांग रहे हैं, और किस प्रकार का, दुकानदार के पास नहीं होता, दुकान कैसी है, सुनहरे की दुकान पे जाते हैं, ज्वेलर्स की शॉप पे जाते हैं, सोने का रेट कैसे कम करा लेंगे, यू कैन कंपनसेट इन द मेकिंग चार्जेस, कि भाई थोड़ा तो 15% लगा रहा है, 12 लगा ले यार। अब 10 लाख का सोना लिया, 15%, 1.5 लाख के तो मेकिंग चार्जेस है, वहां कुछ कर ले यार, वो कर भी लेते हैं, चलो 15,000 कम दे दो जी, 10% 20% कम दे दो जी। अखबार पे ऐड नहीं आती इतनी बड़ी न्यूज पेपर है, तनिष्क की या किसी और की आती है, 20% डिस्काउंट, लोग पागल हो जाते हैं, अनपढ़ है यार, पढ़ने नहीं आता सालों को। 10 लाख का डायमंड 8 लाख में थप्पड़ खा लेगा, तेरे लिए हिंदी अखबार भी जीरो हो गया। भाई कहाँ से आते हैं वो लोग, उनको फोटो से दिखता है कि हाँ हार की बात हो रही है, आगे तो पढ़ते नहीं, ब्रिक्स स्टार मार्क कहाँ लिखा होता है, बड़ा बड़ा 20%। और भाई अब मेकिंग चार्जेस पे है, मेकिंग चार्जेस पे 60% ऑफ मेकिंग, और भाई मेकिंग उसने पहले 20 में लगा रखी है, 60% भी उड़ा लो, 8% फिर आएगी। लोगों को पता ही नहीं है क्या बात हो रही, प्राइस थोड़ा कम कर दूंगा, डायमंड गोल्ड सिल्वर जो उसका बेसिक रेट चल रहा है बोर्ड पे, और आधे रोड इसमें कंफ्यूज होते हैं कि, मैंने फोन किया, गोल्ड का क्या रेट है, कहते 80,000 या 78,000, ओके। किसी और जगह फोन किया, कहता 85,000। हिंदुस्तान में साला टकोली पंचकुला में तो फर्क है, ये दुबई से कम नहीं है, हाँ गोल्ड का फर्क हो गया, वो 78, वो 85, मैं फर्क नहीं है, तूने गलत पूछा, वो जो 85 बता रहा है पूछ 24 कैरेट का, 24 कैरेट, वो 78 जो बता रहा है 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट, लोगों को पता ही नहीं है। जो रिंग्स बन जाती हैं सिंपल 14 कैरेट में बन जाती है, पता ही नहीं है। रेट बाइक लग रहा है, पता ही नहीं है, रेट पता ही नहीं है। मैं बोल दूंगा, बोलता हूँ मैं, 18 कैरेट की उठी है, लगा दी 18 के पैसे, कैरेट बन रहा है, कैरेट ही बन रहा है, पता ही नहीं आप, सब जल्दी काम चलता है, हॉल मार्क करा दिया, ये कर दिया, सब हो जाता है, सब हो जाता है, किसको पता है, उसको दे 500 रुपये का दे, कौन बोलता है। कोई हिंदुस्तान है पहले नेशन, ये बेचना तो है नहीं, हर गोल्ड बेचने पे आगे घर में क्लेश हो जाएगा, पहले तो कोई बंदा मरेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, 10 दिन क्लेश चलेगा, कोर्ट केस होगा, फिर धक्के से बिक जाएगा, फिर धक्के से बिक जाएगा, फिर उस टाइम में पता नहीं चलता 18 वाला 15 बिक गया, किस बिक गया, बेच दे यार। लोगों को पता ही नहीं है उसका मोटिव क्या था, स्टोर के लिए थोड़ी है वो, आज भी लोग इतना ब्लैक मनी कहाँ एडजस्ट हो रहा है, दो जगह, एक गोल्ड एक प्रॉपर्टी है, और कहाँ स्टोर करोगे, शेयर मार्केट में पैन नंबर है, साढ़े 10 रुपए ऐड करते हो, मैसेज आता है पैन वालों को, लोगों को पता ही नहीं है, प्रॉपर्टी है, बड़े शहर में जाए जाओ, दूसरा बंदा नहीं है बस सियाना, वो कहता है मेरी तो व्हाइट मनी चाहिए भाई मुझे तो, 10 करोड़ का शोरूम बिकते हैं, बड़े बड़े, गवर्नमेंट खुद बेच रही है, 18 करोड़ का तो गवर्नमेंट बेच रही है, गवर्नमेंट का रेट है 18 करोड़ व्हाइट में, बाकी तो छोड़ो, ले आओ 18 करोड़ व्हाइट में, घर पे चाहे 200 करोड़ पड़ा है, व्हाइट ही नहीं है, जान निकल जाती है, पूछ के देख लो सीए से, यहाँ से फिर पैसे कमाते हैं।
यहां से ये फिर पैसे बनाते हैं कि एंट्री अरेंज करनी है, मैं करके देता हूँ। किसकी बाकी पड़ी है, कौन एंट्री दे सकता है, किससे 40 लाख की एंट्री ले ली, अनसिक्योर्ड लोन, आपसे 40 लाख का चेक ले लिया, आपको 40 लाख कैश दे दिया, एंट्री बाद में रिवर्स होगी 2 साल बाद, याद मुझे रखना है, तुझे थोड़ा है। कल की एंट्री भूल गया था मैं, ऑनर से 1 लाख रुपए ऑनर ने मुझे दिए होंगे, मैं भूल गया, दिए तो क्या होंगे, धीरे सर ने एकदम पूछ लिया, तो 1 लाख रुपए आ गए थे ऑनर से। मैं कहा, मुझे थोड़ी पता, कहता और किसको पता है फिर वो। मेरा दिमाग ये चल रहा था ऑनर नीचे बैठते हैं शायद यहाँ पे दिए, मैं यहाँ तो नहीं दिए, कहता याद कर रहा हमसे। मैं कहा हाँ सच, जब कोई डील करने गए थे, रेंटेड एग्रीमेंट करने गए थे, तब उसने कैश दिए थे, मैं कहा, दिए थे, मैं दिए थे यार। मैं कहा मम्मी साथ में तो उनको पूछ ले, मुझे फिर भी याद नहीं। वही बात कि लिखा नहीं, एंट्री कच्चे पक्के की यार, दिमाग खराब हो जाता कि ये 25 लाख की एंट्री है, कैश दिया या चेक आ गया, अब कल को रिवर्स भी तो करनी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी से खड़ी रहेगी। मेरे अपने दोस्त से 50 लाख वाइट का चाहिए, 50 लाख वाइट का उससे ले लिया बाई चेक, या उसने अरेंज कर दिया, मैंने उसको 50 लाख कैश दे दिया, एंट्री निल है इन अकाउंट्स वाइज। अकाउंट्स में तो खड़ी है ना, मेरे दोस्त से 50 लाख का अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है, उस पर लोन वगैरह इंटरेस्ट वगैरह लाइबिलिटी ट्रीटमेंट हमें करने हैं सीए साहब, और किसको करने हैं। तभी तो लोग पर्सनल सीए सकते हैं भाई, तू देखे इतना जुगाड़। तो छोटी मोटी बात है ना, 10-15 लाख वाला बिजनेस कर रहे हो, क्या तुम्हें सीए चाहिए, तुम्हें कौन पकड़ने आ रहा है। जब विजन बड़ा है, इनकम्स बड़ी हैं, देन आपको पर्सनल सीए चाहिए कि भाई तू देखो, मुझे नहीं, मेरा ध्यान बिजनेस पे है, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ बस, हैंडल तू कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, किसके नाम लेनी है, किसके नाम एंट्री घुमानी है, सब तुझे चीजें क्लियर है, मुझे नहीं क्लियर है। तो मुझे कह जी पक्के की एंट्री कर दो, कच्चे की कर दो, तू मुझे बताएगा। अदेश को कल फोन आया, अभी 31 मार्च चल रहा है, क्लोजिंग चल रही है, ये जी आईजीएसटी का बिल पड़ा है, इंटरेस्ट रेट काट दें, क्रेडिट यूज हो जाएगा, किसी से परचेज करके रख लें, इनपुट आ जाएगा, अब चलेगा, क्लोजिंग है, कैश की एंट्री घूमेंगे, अब कैश मेंटेन करने कागजों में कच्चे पक्के का अरेंज करो, अब लास्ट के 20 बिल कैश कटेंगे, यहाँ भी कैश आ जाएगा, खाते में कैश भी हो चाहिए, पक्की एंट्रियां तो लोन दे दिए सारे, वो तो लिमिटें भर दी, कैश कहाँ है, जो स्टार्ट किया था ओपनिंग बैलेंस, अब सारे लेन देन इन दिनों ये शुरू होने, तो लोगों को पता नहीं चलता। तो सरचार्ज के जब आया, साथ में एक वर्ड आ गया रिलीज, मैं ये नहीं हाथ जोड़ के कह रहा कि लो ही मत, 15 मत लो, 10% बात जमती है। अब लास्ट लिखेंगे मेरे साथ साथ, रिबेट खत्म करेंगे अंडर सेक्शन 87A। और आपने ध्यान नहीं दिया, अब तक मैं सारी बातें किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ओल्ड स्कीम, ये मैं बार बार याद कराऊंगा सारी बातें। सर अभी आपने और रेट नहीं लिखा है, चाहिए नहीं, चाहिए ही नहीं, टैक्स के लिए इतने रेट चाहिए, अभी मैं कैपिटल गुप्टन गेन से पंगा नहीं ले रहा, अदर सोर्स से पंगा नहीं ले रहा, जो चैप्टर्स हैं अभी दिखाऊंगा, पहले ये रिबेट लिखो। इसकी 3 कंडीशन है, पहले तो बंदा क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, एज का कोई चक्कर नहीं मेरे भाई, रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्लस उसकी टोटल इनकम अप टू रुपीज कितनी होनी चाहिए, 5 लाख, छोटी, अप टू रुपीज 5 लाख, वही मैं 3 कंडीशन बोल देता हूं, मैं 2 लिखती, 3 कौन सी, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, थर्ड वन इज उसकी टोटल इनकम, तो बताया नहीं बात, टोटल इनकम कराएगा अप टू 5 लाख, तो लिख लीजिए। तो रिबेट क्या है, नंबर 1, टैक्स पेबल, जो आप टैक्स निकालोगे, टैक्स पेबल। नंबर 2, ₹12,500, विच एवर इज लोअर, मैं एरो ने दिया, नीचे लिख दिया, विच एवर, W.E. लोअर, जो लोअर होगा जी उतने का आपको मेरी तरफ से क्या मिल जाएगा भाइयों, रिबेट, क्या मिल जाएगा, रिबेट। क्लियर है, एक हेड्स ऑफ इनकम लिख लो जाते जाते, मैं यहां शुरू कर देता हूं, कल शुरू करेंगे, हेडिंग दे लो, हेड्स ऑफ इनकम, तो ये कल आएगा, फिर जल्दी की बात शुरू हो जाएगी। 5 हेड है जी हमारे अकॉर्डिंग। नंबर 1 है बच्चे सैलरी, बड़ा कॉमन वर्ड है, जो आप प्लस 1 सुनते आ रहे हो, सैलरी वही वर्ड है, उसको फुल फॉर्म में बोल देते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी, या इनकम फ्रॉम हेड सैलरी, जो भी, चलो सैलरी बोल दिया। नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी, मजा आ जाएगा अगर साथ साथ दिमाग लगाते जाएं।
सैलरी मतलब आपके घर में मदर फादर ब्रदर सिस्टर कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव, उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो कवर्ड अंडर फर्स्ट पॉइंट। बट कैसे ट्रीट होंगे वो बात की बात है। चाहे सैलरी का मतलब ये नहीं 15,000 मिलते हैं, जितने भी मिले, 2 करोड़ मिले तब भी सैलरी मतलब सैलरी में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपका घर, आपका घर जिसको आप रेंट पे देते हो, लेट आउट, किराए से इनकम आती है, वो बात की बात है। हम कैसे पकड़े जाएंगे, हम ना दिखाएं किराए पे है नहीं है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। बट अभी के लिए हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3, पीजीपीपी फुल फॉर्म यू कैन लिटन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। शायद आप लोग जानते होंगे, बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोफेशन इज अ डिफरेंट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। दुकानदार है, नीचे दुकान है, तो उनका वो बिजनेस है। ट्रेडिंग, सर्विस, प्रोफेशन, सीए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वी आर प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट आता है जी कैपिटल गेन्स। दीज आर द माय मेन हेड्स। कैपिटल गेन्स सुपर, लास्ट के वजह थर्ड और फोर्थ सबसे टेक्निकल है। सारे ही हैं यार, पर थोड़ा स्पीड जहां मिलेगी करेंगे। जिस दिन ये 5 चैप्टर, आप ये 5 चैप्टर्स हैं, जिस दिन ये 5 चैप्टर हो गए, आप ये समझो इनकम टैक्स खत्म। फिर तो ये समझो खत्म ही। डेली बेसिस पे एक चैप्टर उड़ना है डेली पे। कोई जो 14 चैप्टर है, ये 5-6 की बात करो। पहला इंट्रोडक्शन शुरू हो गया, दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस, 5, ये 7, अगले 7 तो आपको दिखेंगे भी नहीं, खत्म। बस ये 5 थोड़ा टाइम लेंगे, आपके साथ चलना पड़ेगा मुझे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। न्यूमेरिकल हम यही सॉल्व करेंगे कॉपी लेके प्रॉपर। देन यू फील इट कि हाँ, कि मेरी तसल्ली होनी चाहिए पहले तो, देन आपकी क्या क्या कहते हैं। एंड लास्ट हेड इज खत्म करेंगे अदर सोर्स। अदर सोर्स सरकार ने बड़ा प्यार से इनका आंसर दिया। जो इनकम आपको लगता है कहीं कवर नहीं हुई, उसको चुपचाप किसके अंदर कवर कर दो, अदर सोर्स। तो कल का टारगेट शुड बी क्लियर, बिकॉज ऑफ 14, 15, 16 का ऑफ है, आपको पता है। 14, 15, 16 का, 14 की होली है बच्चे, 16 का संडे अवार्ड फंक्शन है बच्चों के साथ। 15 महीने बीच में नहीं बुलाया कि आते एक दिन के लिए फिर करते। तो आप अपना आराम से एंजॉय कीजिए, दिन आपको मिल रहे हैं। बट कल हम इसको एक बार कवर करके डन करेंगे। ओके, ये पीडीएफ कल डन करेंगे। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।